जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई, जैसे कि आप लोगों ने अनाउंसमेंट में मुझसे सुना था कि हम सुपर 30 की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर में रेलवे के सभी परीक्षाओं के टॉप 30 क्वेश्चंस करवाएंगे। तो उस सीरीज का जो सबसे पहला मेरे भाई क्लास था, वो था मेरे भाई आपका सुपर 30 आरपीएफ कांस्टेबल। आरपीएफ कांस्टेबल में हुए आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी सवाल हुए हैं, उनके टॉप 30 क्वेश्चंस को उठा करके पूरा मैथ्स आपका रिवाइज करवाना। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो टॉप 30 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, हमारे लिए तो ये फायदेमंद क्या पता हो या ना हो, हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब हम एक क्वेश्चन बताएंगे ना, तो उसके आसपास के सारे आपका कंसेप्ट कवर कराएंगे, ताकि उस एक दो सवाल के माध्यम से पूरा चैप्टर जो है वो आपका रिवाइज हो जाए। यकीन मानिए, हम पढ़ाने भी उसी तरीके से वाले हैं कि हर तरह के बच्चों को ये समझ में आए और उसका सिलेबस कंप्लीट हो। मुझे पता है किसी का कोई टॉपिक छूटा होगा, किसी का कोई टॉपिक छूटा होगा, हो सकता है बहुतों के सिलेबस इनकम्प्लीट होंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। उल्टा आपको कई गुना ज्यादा फायदा भी होगा और आपको दिखेगा कि ये सीरीज अटेंड करने के बाद में आपका स्कोर बढ़ रहा है। कोई भी सीरीज, कोई भी वीडियो, कोई भी बैच आप क्यों लेते हैं? ताकि आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस आए, आपका स्कोर बढ़े। और ये आपके भाई का वादा है आपसे कि यकीन मानो कि इस वीडियो के एंड में आप बिना प्यारा कमेंट रुकोगे ही नहीं मेरे भाई। आपका मैथ्स सुधरेगा, आपका मैथ्स अच्छा होगा। तो आप हमारे साथ लगे रहो यहाँ पर इस कार्य में, ये रेलवे महोत्सव में, जहाँ पर डेली जो है यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगी। डेली तो नहीं, मतलब कुछ कुछ समय के अंतर में आपको ये वीडियो मिलती चली जाएगी और हर एक एग्जाम के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम टारगेट करेंगे। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सवालों का सिलसिला शुरू होने वाला है। एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो कांस्टेबल में 2019 में पूछा गया था, वो यहाँ पर प्रतिशत का है। थोड़ा हमने कैलकुलेटिव इसीलिए रखा है ताकि कैलकुलेशन से आपको डर ना लगे। क्वेश्चन में कहा गया 25% ऑफ 80% ऑफ 75% ऑफ इतना परसेंट ऑफ ए नंबर इज इतना, फाइंड 40% ऑफ द नंबर। अब यहाँ पर 40% किसी संख्या का पता करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले हम आपको एक बार यहाँ बेसिक से बता देंगे और उसके बाद में हम आपको स्मार्ट अप्रोच लगाकर दिखाएंगे, ताकि समय कैसे आप अपना बचा पाए वो आप देख पाए यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए किसी संख्या, तो किसी संख्या को हम कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। उसके बाद में उस संख्या के 80%, तो इस संख्या का मेरे भाई 80% यानी कितना हो जाएगा? तो 80/100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कितना बोला गया? 75%। तो 75% को या तो 75/100 लिख सकते हैं, या फिर मेरे भाई 3/4 लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये कर सकते हैं। ये जो परसेंट होता है ना मेरे भाई, इसको फ्रैक्शन में जब आप बदलते हैं, बट्टे में बदलते हैं, तो 2/3 होता है। ठीक है ना, कितना होता है? 2/3। तो यहाँ पर आप इसका 2/3 लिख सकते हैं। और ये बोला गया उसका 25%। 25% का मेरे भाई जो वैल्यू होता है वो 1/4। या तो आप 25/100 लिख लो, जो काटेगा तो 1/4 में होगा, या ऐसे लिख लो। और ये वैल्यू हमारे किसके बराबर है? तो 6217 के बराबर। अब लोगों की आदत क्या होती है? पहले हम यहाँ x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उनको x से ज्यादा प्यार है। तो चलो x का मान निकालो। तो आप अगर देखोगे तो मेरे भाई 20 से काटोगे तो 4 बार में, 20 से काटोगे तो 5 बार में। उसके बाद में आपका ये जो 4 है, ये 4 को खत्म करेगा, 3 आपके 3 को खत्म करेगा, 2 मेरे भाई यहाँ से 2 बार में खत्म होगा। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 5 × 2 10। तो इसको 10 से गुना कर दोगे तो 6000, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मेरे भाई 62,170। ये मेरे भाई x की वैल्यू आ गई। अब अगर ये x की वैल्यू आ गई तो आपको क्या कहा गया? फाइंड 40% ऑफ दैट नंबर। उस संख्या का 40% पता करो। ये एक आम अप्रोच है जो आप अप्लाई करते हो। तो उसके बाद में आप आंसर में क्या बोलते हो? अच्छा, इस संख्या का 40% चाहिए, तो एक काम करो, यहाँ पर ये संख्या हो गई मेरे भाई यहाँ पर, और इसका मुझे 40% लेना है, तो इसका 40/100 करेंगे। यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। अब आप यहाँ देखोगे तो 4 × 7 28 का 8 पास में 2, 4 × 1 मेरे भाई 2 6 हो गया, 4 × 2 हमारा 8 हो गया, और 6 चौके 24 हो गया। ये आपका आंसर आ गया 24,868। ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बड़े बढ़िया से सभी लोगों का उत्तर आ गया। लेकिन आप पेपर में ऐसे अप्रोच नहीं लगाइएगा। आप छोटी छोटी बातों को समझिए, आपको अपने सवाल में ही जवाब ढूंढना होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? अब आप अपने सवाल में जवाब कैसे ढूंढते हैं, आप यहाँ पर देखिए। जो मेरे भाई यहाँ सीरीज दिया गया था ना, हम उसी के ऊपर में आपसे फोकस करवाने वाले हैं। आप भूल जाइए मेरे भाई सवाल में क्या था और क्या नहीं था। आप एक बार बस प्यार से मेरे भाई सीरीज को देखिए, तो कहीं ना कहीं जब आप इस सीरीज को देखेंगे, आपके मन में कैसा विचार आएगा? आप बोलेंगे सर देखिए,
ये वो संख्या है, उसके 80% के 3/4 का, 2/3 का मेरे भाई 1/4 इसके बराबर है। तो क्यों ना हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें और हम ये कह दें कि जो भी अब मेरा मान निकलेगा वो इस संख्या का 80% होगा। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर 80% की हम वैल्यू निकालने वाले हैं। और 80% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर बाकी सभी लोगों को दाहिने साइड भेज देंगे। जैसे 3 हमारा कट जा रहा है, ये मेरे भाई हमारा 2 बार में काट रहा है, 4 × 2 8, ठीक है। ये हमारा 8 उधर चला जाएगा, तो अगर हमारा 8 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6217 इंटू कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने परसेंट का मान होगा? तो इस संख्या का मेरे भाई 80% का मान होगा। यानी कहीं ना कहीं 80% की वैल्यू हमारी इतनी है, 80% का मान हमारा इतना है। क्वेश्चन में कितना बोला गया है? 40%। तो अगर 80% से मेरे भाई 40% पे आना है तो अपने वैल्यू को क्या करना होगा? आधा। तो अगर आधा करना होगा तो ये 6217 इंटू जो हमारा 8 है, हम इसका क्या करेंगे? आधा। 2 से हम काटेंगे मेरे भाई 4 बार में। और यहाँ पर वही बात है, 17 का 4 गुना 68 होता है, और उसके बाद में 62 का 4 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो हमारा 248 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ऐसी थोड़ी सी सोच जो है वो आपको डेवलप करके चलनी है। इसीलिए मैंने कहा ना यहाँ पर कि हर एक क्वेश्चन से ऐसा आपको लगेगा कि यार कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ रहा है, सोचने की मेरी क्षमता बढ़ेगी, कुछ नया तरीका हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। अगर आइए मेरे भाई बात करते हैं 2 नंबर सवाल को लेकर के, तो ज़रा 2 नंबर सवाल देखिए। दिखने में आपको ये भाषा बहुत बड़ी नजर आ रही होगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन टुच्चे भर का है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है आरपीएफ कांस्टेबल के? कहा गया है यहाँ पर कि नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, ठीक है। इन छात्रों में से 42% छात्रों को इतना अंक प्रतिशत मिला है, 25% छात्रों को इतना प्रतिशत अंक मिला है, और बाकी छात्रों को 41 से 60% अंक मिला है। तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करिए जिनके पास में 41 से 60% का अंक मिला होगा। यानी कुल मिलाकर के 3 भाग में बच्चे बटे हुए हैं। पहला भाग मेरे भाई यहाँ पर कौन सा है? तो पहला भाग अगर हम बात करेंगे तो 81 से 100 अंक लाने वाला मेरे भाई भाग है। तो बोलेंगे 42% छात्रों को इतना परसेंट अंक मिला है। यानी यहाँ पर 81 से 100 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? तो 81 से 100 नंबर लाने वाले मेरे भाई 42% जो है वो यहाँ पर छात्र हैं। उसके बाद में बोला गया 61 से लेकर के 80 लाने वाले 25% छात्र हैं। 61 से लेकर के 80 के बीच में लाने वाले कितने छात्र हैं? तो 25% छात्र हैं। अब उसके बाद में अगला क्या कहा गया? तो बोला गया शेष छात्र जो है 41 से 60 के बीच में अंक लेकर के आते हैं। 41 से 60 के बीच में बाकी बच्चे लेकर के आते हैं। अब मेरे भाई एक सवाल है मेरा आप लोगों से, कोई भी क्लास हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी कहानी हो मेरे भाई, टोटल बच्चे होते कितने हैं? तो अपने आप में 100% होते हैं। आप एक बात बताइए, मेरी क्लास में 100% बच्चे थे, जिसमें से 42% इस वाले ग्रुप में चले गए और 25% इसमें। यानी 42 और 25 हमारा कितना हो गया? तो 67% बच्चों का हिसाब किताब है। कितने बच्चों का हिसाब किताब नहीं है? तो 100% बच्चों में से आप इतना निकाल दीजिए तो बोलेंगे गुरुजी 33% का हिसाब किताब नहीं है। यानी ये जो बच्चे हैं ये कितने होंगे? तो 33% होंगे मेरे भाई, ठीक है। तब जाकर के मेरी पूरी क्लास होगी। अब क्वेश्चन में इनका परसेंट नहीं पूछा है, क्वेश्चन में बोला गया ये कितने के बराबर में है। तो हम क्या बोलेंगे? मेरे पास में जो दिया गया है वो पूरे छात्रों की संख्या दी गई है, यानी 500 छात्र। और ये 500 छात्र मेरे भाई कितने परसेंट को संबोधित करते हैं? तो बोलेंगे गुरुजी 100% को करते हैं। यानी ये 100% का अगर मान है तो हमें यहाँ पर कितने परसेंट का निकालना होगा? 33% का निकालना होगा। याद रखिएगा मेरे भाई, अब की बार सीधा एक ही नारा होना चाहिए कि अब की बार रेलवे पार। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा कि ए फॉर अब की बार रेलवे पार। सीधी सी बात है मेरे भाई, आर पार की लड़ाई है यहाँ पे और नौकरी अपने हक की लेकर के चलनी है। अब अगला सवाल जो है यहाँ पर परसेंटेज के बाद में प्रॉफिट लॉस का हमने रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि जब हम कई सारे सवालों से होकर के गुजर रहे थे तो हमने एक एक चैप्टर के थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन उठाए जहां पर आपकी फंसने की संभावना ज़्यादा होती है। अब आपने ऐसा सवाल ज़रूर देखा होगा कि एक घड़ी को 144 रुपये में बेचा जाता है, जिसमें लाभ का जो परसेंट है और जो क्रय मूल्य है वो मेरे भाई समान रूप से बराबर है इनका मान। जैसे अगर 10% का लाभ हुआ तो सीपीवी 10 रुपये, 20% का लाभ हुआ तो सीपीवी 20 रुपये, मतलब जिसमें आपने खरीदा वो उतने रुपए के बराबर में। ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर घड़ी का क्रय मूल्य पूछा गया है कितना होगा। देखिए अगर बनाना चाहे मेरे भाई तो हम इसे बेसिक से बनाएंगे जिसमें हमारा समय बहुत लगेगा। ऐसे सवालों का हम आपको ट्रिक बताते हैं। आप यहाँ पर देखिए तो आपने वस्तु को बेचा कितने में है? तो 144 रुपये में बेचा है, और 144 रुपये में बेचा है तो आप एक काम करिए, इसको मेरे भाई 2 भागों में बांटिए और इस तरीके से कि उनमें आपस का 10 का अंतर हो। कितने का अंतर हो? 10 का। तो अब 144 जो बनता है वो कैसे बनेगा? या तो 1 × 144 में मेरे भाई बनेगा, या 2 इंटू मेरे भाई 72 में बनेगा,
बनेगा, या मेरे भाई 3 इंटू कितने में बनेगा, 3 इंटू 48 में बनेगा। अगर हम 4 से मेरे भाई काटेंगे तो यहाँ पर 4 से 36 बार में बनेगा। अगर आप 6 से मेरे भाई काटोगे तो ये 6 से 24 बार में बनेगा। और अगर आप 8 से काटोगे तो 18 बार में, हालांकि 9 से 16 बार में। डिफरेंस 10 का कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ रहा है। ये देखो, इसमें 10 का डिफरेंस नहीं है, इसमें 10 का डिफरेंस नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको 10 के डिफरेंस में बांटना है, यानी 18 इंटू 8 में। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, छोटी वाली संख्या को 10 से गुना कर देना है। तो छोटी वाली संख्या में 10 का गुना लगा दीजिए, 80 रुपए। तो यही आपका मेरे भाई क्रय मूल्य है। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। अब मुझे पता होगा यहाँ पर आपके दिमाग में थोड़ा दर्द हो गया होगा कि ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे आपने बता दिया। हम बिल्कुल बताएंगे। अब इसी का मेरे भाई आप एक तरीके से एक्सप्लेनेशन समझिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा क्या गया है। अब मैं आपको इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देता हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सीपी है वो मेरे भाई कितना है, 80 रुपए है। और सवाल के मुताबिक जितने रुपए में आपने खरीदा है उतने ही परसेंट का आपका प्रॉफिट होना चाहिए, यानी 80% का प्रॉफिट होना चाहिए। 10 रुपए में खरीदा, 10% का प्रॉफिट। 20 में खरीदा, 20 का प्रॉफिट। 30 में खरीदा, 30% का प्रॉफिट। तो चलिए एक काम करते हैं, इसके आधार पर हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो अगर ये मेरे भाई 80 अपने आप में यहाँ पर 100 रुपए का मान है, 80 अपने आप में कितने का मान है, 100 का मान है, तो हमें मेरे भाई कितने का मान निकालना है, तो हमें यहाँ पर जो है 100 रुपए के सामान पे 80 का प्रॉफिट, तो हमें यहाँ पर 180 का मान मेरे भाई निकालना है। अब अगर असल में देखोगे तो एक जीरो इससे खत्म होता है, एक जीरो इससे खत्म होता है। जरा गौर से देखना मेरे भाई, यहाँ पर 18 इंटू 8 कितना आ जाएगा, तो 144 आ जाएगा। यानी इसी 144 को हमने दो लोगों में बांटा था, और दो लोगों में बांटा था जिसमें आपस में अंतर कितने का था, तो 10 का था। असल में 10 का अंतर नहीं होता है, वो 100% का अंतर होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि इसको तोड़ दो दो लोगों में जिसमें 10 का अंतर हो और बाद में जीरो लगा देना। यही मेरे भाई कहानी थी कि छोटे वाले में क्या करना होता है, जीरो। बोलोगे छोटे वाले में ही क्यों करना होता है, क्योंकि वो सीपी होता है, अगला नंबर उससे बड़ा होता है, क्योंकि उसमें 100% जुड़ गया होता है। तो सर हर चीज का हमारे पास में एक लॉजिक है, हर चीज हम एक लॉजिक से बात करते हैं। तो दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। टाइम सेविंग के लिए आप ये कंसेप्ट अपनाइए, समझने के लिए तो ये आपके लिए काफ़ी है। यहाँ पे मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है भाई, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं नहीं भागना है, किसी की बीवी नहीं भाग रही है ना, मेरी बीवी कहीं पर बुला रही है मुझे कि जो है जल्दी जा करके फ्लाइट पकड़नी है, कहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आराम से मध्यम मध्यम पढ़ेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जिनको जल्दीबाजी है वो 1.5x पे 2x पे देख लें। हमारा लहजा सर यही है, यही इसी तरीके से हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें हर बच्चे को लेकर के चलना है, हमें हर बच्चे को फोकस करना है। जो भी बच्चा हमारे साथ में जुड़ा है, हमारे मन में वही है कि इसका तो नौकरी लगना चाहिए, इस बार इसका रेलवे पार होना चाहिए। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। तो कहा गया कि जीवा ने 18.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा है और 20 किलोग्राम चावल 23.5 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा है। दोनों प्रकार के चावलों को कितने रुपए मतलब किलो की दर से उसने खरीदा। उसने इन दोनों प्रकार के चावलों को मिला दिया, तो 45% लाभ कमाने के लिए मिश्रण कितने रुपए कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यार देखिए, हमेशा इस बात को समझिए, ये सवाल जो है प्रॉफिट लॉस में भी आप इसे काउंट कर सकते हैं और आप इसे मिक्सचर एलिगेशन का भी बोल सकते हैं। तो अक्सर यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप दो अलग अलग तरह के क्वांटिटी को मिला करके आप एक नए क्वांटिटी का निर्माण करते हो, तो वहां पर मेरे भाई जो है एलिगेशन का कंसेप्ट आता है। जैसे मान लीजिए कि आप दो दुकान में गए, तो एक दुकान से जिस रेट में खरीदा उसे आप यहाँ CP1 लिखिए, दूसरे दुकान में जिस रेट से खरीदा आप उसे CP2 लिखिए, बीच में आप यहाँ क्या लिखेंगे, तो टोटल CP लिखेंगे। और ये CP का रेशियो जब आप लगाते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्वांटिटी का रेशियो निकल करके चला आता है कि पहले दुकान से कितनी क्वांटिटी खरीदी और दूसरे से कितनी क्वांटिटी खरीदी। तो इसमें एलिगेशन लगाते वक्त में हर जगह पर आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो CP चाहिए। आइए चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो जीवा ने 18.5 रुपए प्रति किलो की दर से 30 किलो खरीदा, तो यहाँ पर रेट हो जाएगा, यहाँ क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैडम ने जो है 18.5 रुपए की रेट से कितना किलो खरीदा है, तो यहाँ पर 30 किलो खरीदा है, क्वांटिटी हमारी नीचे हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 20 किलोग्राम चावल इतने रुपए प्रति किलो की दर से उसने खरीदा है, तो 23.5 की दर से 20 किलो खरीदा है। मेरे भाई हम यहाँ बोलेंगे 23.5 की दर से 20 किलो खरीदा है। और टोटल यहाँ पर कितना होगा जरा देखना, मतलब पूरे के पूरे क्वांटिटी का क्रय मूल्य क्या है, एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या है। तो उसने यहाँ पर कहा कि बोला कि उसने दोनों प्रकार के चावलों को मिला दिया और 45% के लाभ को कमाने के लिए यह मिश्रण कितने रुपए पर बेचना चाहिए। हमने कहा ठीक है,
हम यहाँ पर पूरे क्वांटिटी का जो क्रय मूल्य है वो मेरे भाई हम क्या मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं, क्योंकि अगर ये दिया गया तो निकालना क्या है, फिर कुछ भी नहीं, तो इसको हम क्या मानना पड़ेगा, x। ये पूरे क्वांटिटी का क्रय मूल्य है, एवरेज है, तो इतने रुपए पर इतना किलो, इतने रुपए पर इतना किलो, आप सही से देख सकते हैं, इतने रुपए पर इतना किलो, इतने रुपए पर इतना किलो, और ये हमारा टोटल सीपी हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल सीपी हो जाएगा, सभी का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो नीचे वाले का हम रेशियो ले सकते हैं, यहाँ पर आप ले लीजिए। बीच वाले को निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना मेरे भाई, वो यहाँ पर क्या होता है, तो वो आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, हो जाता है ये साइड इंटू साइड यहाँ पे, तो 18 इंटू 3 54, और मेरे भाई 0.5 इंटू 3 1.5, तो 54 और 1.5 कितना हो जाएगा, तो 55.5 हो जाएगा। ठीक है भाई यहाँ पे। उसके बाद में इसको भी इसी तरीके से गुना करना, तो 23.5 का दोगुना मेरे भाई हो जाता है हमारा 47, और इनको डिवाइड कर देंगे किस में, तो इन दोनों के सम में, 3 और 2 मेरे भाई 5 में। अगर आप इसको मेरे भाई जोड़ो तो 7 और 5 12, और यहाँ पर 102 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 5। आप इसको मेरे भाई डिवाइड करो, यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई जल्दी किसी को भी नहीं है। जब आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा सर यहाँ पर लगभग आपका 20.5 मेरे भाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20.5। अब ये 20.5 क्या है, ये टोटल सीपी है, सभी चावलों को मिलाकर के खरीदने का औसत कीमत है। अब ये कीमत जो है वो दिया गया है, और क्वेश्चन में कहा गया कि 45% का लाभ कमाने के लिए उसको जो है किस कीमत पर बेचना होगा, यानी ये मेरे भाई सीपी है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे, भैया सुनिए, आप समझिए इस बात को, ये जो 20.5 दिया गया है ना, ये अपने आप में 100% की कीमत है, और हमें कितने के लाभ पर बेचना है, 100% के सामान में 45 का लाभ, यानी हमें 145 पर मेरे भाई बेचना है। अगर आप इसे हटाएंगे तो आपका नीचे मेरे भाई 10 चला आएगा। आप काटिए यहाँ पर, बनाइए सवाल को लेकर के, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुरुदेव बड़ा आसान काम है, 5 से आप काट लीजिए 2 बार में, और 5 से आप काट लीजिए 9 बार में। हालांकि मेरे भाई इसको गुना ही करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर, तो जैसे आप 5 से काट सकते हैं इसको 41 बार में, ठीक है, और 5 से आप मतलब यहाँ पर वही बात है, 5 से 41 बार में काटोगे, 5 से 2 बार में कटेगा, फिर उसके बाद में 5 से 2 बार में, और 9 बार में मेरे भाई, और 5 से आपका ये 20 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके आपको जो है 40 से डिवाइड करना ही होगा। तो 29 का 1 गुना 29 का 9 मेरे भाई 2 पास में, और 29 का 2 गुना 58 का 2 गुना 116, 116 2 118, तो ये हमारा हो जाएगा इतना। बट्टे में कितना मेरे भाई, तो बट्टे में हमारा 40 हो जाएगा। एक कदम और थोड़ा भाग कर लीजिए, तो यहाँ पर 4 का मेरे भाई 2 गुना 8 हो गया, उसके बाद में 38 4 का 9 गुना 36 हो गया, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 29 4 का 7 गुना 28 हो गया। ठीक है, यानी 29.7 से करीब में ऑप्शन आएगा, 29.7 से ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा सा प्यारा सवाल था ये, अच्छा सवाल था भाई। क्या फायदा बढ़िया सवाल ना हो तो क्या फायदा मेरे भाई, टॉप 30 सीरीज का बताओ तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। टॉप 30 क्वेश्चन का मतलब ये होता है थोड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल हो, बढ़िया तरीके से हम उसे सीखें। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का मेरे भाई क्या कहा गया है। सवाल में मेरे भाई ये बोला गया है कि 5600 रुपए की राशि को 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि 5 साल के बाद में ये राशि वापस ले ली जाती है और कुल राशि का आधा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, तो शेष राशि जो है वो ज्ञात करिए। अ सम ऑफ रुपीज 5600 was invested at simple interest at a rate of 8% पर एनम। ठीक है, इफ द अमाउंट इज विड्रॉन आफ्टर 5 ईयर, जो पैसा है मेरे भाई वो पूरा का पूरा निकाल लिया गया। ठीक है, एंड हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट। सिंपल सी बात है भैया, आपने हाफ जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो जो बचेगा वो आपके पास में हाफ ही तो बचेगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी देखिए, आप समझिए, 1 साल में ब्याज मुझे मिलता है 8%, तो 5 सालों में मुझे ब्याज कितना मिलेगा, तो 40%। तो 1 साल में 8%, तो 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। यानी 5 सालों के बाद में ये पैसा अपने आप का 140% हो जाएगा। तो मैंने अगर किसी बैंक में 5600 रुपये निवेश किए हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 सालों के बाद में क्या मिलेगा, तो अगर ये अपने आप में मेरे भाई 100% है ना, तो 5 सालों के बाद में मेरे भाई मुझे मिलेंगे 140%। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये पैसा मुझे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ कुल राशि का आधा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, तो बाकी जो है वो ज्ञात करिए। इसका मैंने आधा पैसा शेयर में निवेश कर दिया, तो जो मेरे पास में बचेगा वो कितना बचेगा, तो आधा। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म, 2 से हमारा मेरे भाई 70 बार में जाएगा। आपका जीरो, 7 छक 42, 7 पचे 35 और 4 मेरे भाई 39, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3920 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सी बात है। 1 साल में मेरे भाई यहाँ पर 8, 5 सालों में 40, 5 सालों में 40, तो ये अपने आप का हो जाएगा इतना। आधा शेयर में दे दिया तो आधा हमारा बचा हुआ।
चलिए अगला सवाल आइए, आप देखिए यहाँ पर अगला जो सवाल है वो मेरे भाई हमने आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन रखा है, जहां पर सवाल में ये बोला है कि 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों की अवधि के लिए इतने रुपए पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करिए। मतलब आपके पास में इतने रुपए हैं, ठीक है, और इस पैसे को आप निवेश करना चाहते हैं, वो भी कितने पे, तो 15% के दर पे, और कितने सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए। तो आपका जो अमाउंट है मेरे भाई वो कितना होगा। अब इस सवाल को आप चाहो ना तो सीरीज मेथड से बना सकते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें डिजिटल सम बड़ा जल्दी अप्लाई हो जाएगा। तो इस सवाल में मेरे भाई सबसे पहले सारे ऑप्शंस के डिजिट के सम देखो यहाँ पर, ठीक है। अगर डिजिट के सम सारे अलग अलग हुए तब मेरे भाई डिजिटल सम लगाना, और अगर डिजिट के सम अलग अलग हुए तो मत लगाना। डिजिटल सम का मतलब मात्र यहाँ पर जोड़ना। तो देखोगे तो 9 को काट देना, 9 को नहीं जोड़ते हैं। 4 4 8 4 12, 12 और 7 मेरे भाई हो जाएगा 19। 19 को आपस में जोड़ोगे तो मेरे भाई 9 जमा 1 10, 10 का मतलब 1 हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आप 9 को काट दीजिए। 4 4 8 4 12, 12 और 6 मेरे भाई 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 4 4 मेरे भाई 8 हो जाएगा। 9 खत्म, 4 4 8 4 12 4 16, 16 को आपस में जोड़ेंगे तो 7। मुबारक हो मेरे भाई, सारे ऑप्शंस के डिजिट के सम अलग अलग आए हैं। डिजिट का सम होता है मतलब यहाँ पर सबको जोड़ना होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अब सीधा सवाल पे अप्रोच करूंगा। अब मैं बोलूंगा मेरे पास में जो पैसा है वो इतना है 34400, और इसको मुझे 2 सालों पे ब्याज पे देना है। तो 1 सालों के बाद में अगर ये 100 रुपए है तो 1 सालों के बाद में ये 115 हो जाएगा, और फिर अगले साल के अंत में 100 रुपया 115 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और जो भी मेरे भाई आएगा यहाँ पर वो हमारा आंसर होगा। मैं कहता हूँ मत कैलकुलेट करो, डिजिटल सम लगाओ और अपना आंसर लाओ। डिजिटल सम का मतलब सबको जोड़ना। 4 4 8, 8 और 3 मेरे भाई 11, 11 को जोड़ोगे तो आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 2, ठीक है। 5 1 6 और 1 मेरे भाई 7 होगा, अगला भी हमारा 7 होगा। अगर आप देखोगे तो 7 इंटू 7 49, 49 इंटू मेरे भाई 2 98, 98 का 9 खत्म कर दो 8 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। अगर आप चाहो तो इसको जोड़ भी सकते हो, 9 8 17, 17 को आपस में जोड़ोगे तो 7 और 1 8 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो ऐसे सवालों को मेरे भाई चंद सेकंड में आप लपेट सकते हैं जब आपको पता है अमाउंट निकालना है। सीरीज मेथड लगाओ, वही मेथड से डिजिटल सम के माध्यम से इसे भी सॉल्व करो और इसे भी सॉल्व करो। एक तरीका आपने देखा होगा कि पहले मैंने ऑप्शंस के डिजिटल सम निकाले, पहले मैं वहां से सेटिस्फाई हुआ कि सारे के सारे अलग अलग हैं, तब जाकर के मैंने सवाल का जो है वो डिजिटल सम निकाला। ध्यान रखिएगा इस बात का। डिजिटल सम जिनको कंप्लीट पढ़ना है तो वो मेरे भाई यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर। मेरे 2 लेक्चर्स आएंगे, आप दोनों लेक्चर्स को देख लीजिएगा, महारत हासिल कर लीजिएगा आप कैलकुलेशन में, आप किंग ऑफ कैलकुलेशन हो जाइएगा। बस आप इतना समझ के चलिए। आइए अगला सवाल देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज पर 4 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 2 वर्षों के अंत में और 4 वर्षों के अंत में मिलने वाले ब्याज के जो बीच का अंतर है वो मेरे भाई इतना है। ये राशि कितना होगा। मैंने अक्सर कहा है कि 2 टेबल तो आपको याद होने चाहिए, एक 5% का और एक 10% का। जैसे यहाँ पर 5% और 10% का यहाँ पर क्या है, तो आप ये ध्यान रखो कि अगर किसी पैसे को 5% के लिए निवेश करते हो और 10% के लिए निवेश करते हो, तो मेरे भाई यहाँ पर 5% वाले पैसे को अगर निवेश करोगे तो 2 सालों में ये कितना ब्याज देगा, तो 2 सालों में मेरे भाई यहाँ पर ये 10.25% का ब्याज देगा, ठीक है। उसके बाद में यही पैसा 3 सालों में कितना देगा, यही पैसा मेरे भाई 4 सालों में कितना देगा। तो 5% वाला 2 सालों में इतना ब्याज देगा। 5% का 3 सालों का जो सक्सेसिव होता है वो 15.7625% होता है, याद रखना। और 5 पॉइंट का 4 यहाँ पर होता है 21.55%, ये इतने का ब्याज देगा मेरे भाई। अब अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 10% का याद रखना है, 2 सालों में कितना देगा, तो 21% देगा। 10% को अगर 3 सालों के लिए करोगे तो मेरे भाई 33.1% देगा, और 10% का अगर 4 सालों के लिए करोगे तो मेरे भाई 46.41% देगा, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग होंगे यार ये याद भी करना पड़ेगा। देखो अगर चपरासी बनना चाहते हो तो मत करना, लेकिन अगर वर्दी पहन के इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो मेरे भाई करना पड़ेगा। आप आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर को कांस्टेबल लेवल पे मत लीजिए, सर पेपर थोड़ा अच्छा आएगा, इस बात को ध्यान में लेकर के चलिए। हम टुच्चे सवाल करा करके आपका दिल नहीं जीतना चाहते हैं, हम आपको वास्तविकता बता करके आपका सिलेक्शन कराना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि 10% के हिसाब से 2 सालों में निवेश करूंगा तो इतना आएगा, 3 सालों के लिए इतना आएगा, और मेरे भाई 4 सालों के लिए इतना आएगा। तो अगर हम यहां पर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो बोला गया कोई राशि
10% पर अगर आप निवेश करोगे तो 4 वर्षों के अंत में और 2 वर्षों के अंत में, तो सीधी सी बात है मेरे भाई, अगर मैं 10% के हिसाब से पैसे को निवेश करूंगा तो 4 वर्षों के अंत में और 2 वर्षों के अंत में मेरे भाई क्या कहानी होगी। तो 4 वर्षों के अंत में जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा, तो 46 पॉइंट यहाँ पर 41 हो जाएगा। बोलोगे कहाँ से आया, अभी आपको टेबल जो दिखाया था यहाँ से आया। और अगर आप 2 वर्षों के अंत में देखोगे तो 2 वर्षों के अंत में कितने का ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है कि यहाँ पर a certain sum is deposited for 4 year at a rate of इतना, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट, ब्याज का जो अंतर है एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज इतना, यानी ये क्या है, तो ब्याज का अंतर है। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये जो 5082 है ये ब्याज का अंतर है। तो अगर मैं इस पैसे को दूंगा तो 10% पे 4 सालों में मुझे इतने का ब्याज मिलेगा और 10% पे 2 सालों में इतने का ब्याज मिलेगा। इनका जो अंतर है वो ये रहा। इनका अंतर कितना होगा, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे तो 25.41। ये मेरे भाई ये हमारा क्या है, अंतर है। इतना परसेंट का अंतर है। क्वेश्चन में बोला गया वो राशि ज्ञात करिए। हमेशा जो राशि होती है वो अपने आप में 100% होती है, यानी हमें कितने का मान पता करना है, 100 का मान पता करना है। यहाँ का जब दशमलव हटा देंगे ना भाई तो यहाँ पर तुम्हारा 100 और आ जाएगा, और अगर आ जाएगा तो यहाँ पर ये पूरी संख्या इसे 2 बार में लपेटेगी। 2 के पीछे 4 जीरो, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वही आंसर है। तो छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी। आज अगर आप ये टेबल कर पाए, लिख पाए, तो तभी ना, जब आपको याद था। याद नहीं होता तो कैसे लिखते, सोचो जरा। तो कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। आइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर रेशियो का। हालांकि रेशियो के जब मैंने सवाल देखे अपने आरपीएफ वेरियर वाले किताब से, मेरे भाई हमको उतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिला। तो एक क्वेश्चन हम खुद ही आप लोगों के लिए यहाँ पर रख दिए, बोले कि चलो इसको प्रैक्टिस कर लो तो शायद तुम्हारा पेपर में फंस जाए ये सवाल। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच में गलती से इतने रुपए के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे इतने के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। सबसे अधिक किसको मिला और कितना मिला। वाह भाई बहुत बढ़िया। पैसा था मेरे भाई इतना, इस रेशियो में देना था और इस रेशियो में हमने दे दिया। पता है एसएससी का डाई हार्ड क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है। और आधे लोग मेरे भाई फंस जाते हैं कि इसको बनाना कैसे है, उनसे मेरे भाई गलती हो जाती है। तो गलती से भी गलती पेपर में नहीं करना है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर पहले ये रेशियो में नहीं है, और अगर रेशियो में नहीं है तो इसको रेशियो में बांटा जाए। तो 3 का, 4 का, 6 का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है। ऊपर में हर किसी में 12 से गुना किया जाए। एक में 12 से गुना करोगे इतना, इसको करोगे इतना, इसको करोगे इतना। क्योंकि रेशियो का मतलब होता है कि संख्या ऊपर में हो, नीचे में कुछ भी नहीं। 3 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 3 बार में, और 6 से काटेंगे तो 2 बार में। यानी पहले जो पैसा है ना वो बटना था 4, 3 और 2 रुपया में। और अब मेरे भाई वो कितने में बट गया, तो वो बट गया 3 में, 4 में और मेरे भाई 6 रुपए में। ये हो गया मेरे भाई। पहले 4, 3, 2 के रेशियो में बटना था, अब 3, 4, 6 के रेशियो में बट गया। क्या होगा, यहां बवाल हो गया मेरे भाई। बवाल कैसे हो गया, अब जब कोई बच्चा आकर के इसको जोड़ा तो बोला 4, 3, 7 और 2 9 रुपए था यहाँ पर, और बोला 3 और 4 7 और 6 यहाँ पर 13 रुपए। उसने कहा पागल बना रहे हो, यहाँ पर 9 रुपए को बांट रहे हो, यहाँ 13 को बांट रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, एक ही पैसे को 2 अलग अलग तरीके से बांटा गया है। यहाँ पर उसको इस रेशियो में बांट दिया गया, यहाँ पर इसको रेशियो में बांट दिया गया। तब उसने मेरे से पूछ लिया अगर पैसा तुम्हारा एक ही था तो यहाँ ये 9 और ये 13 कैसे है। मैंने कहा ठहरो जरा, इनको जोड़ने पर 9 आ रहा है, इनको जोड़ने पर 13 आ रहा है। इनका जो टोटल है और इनका जो टोटल है वो फिक्स है कि 702 ही रुपए होगा। यानी इसका टोटल और इसका टोटल, मतलब ये भी 702 रुपए, ये भी 702 रुपए है। तो ये अलग अलग कैसे हो सकता है, हम इसे बराबर करेंगे। इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर बराबर करने के लिए थोड़ा सा जो है इसको प्यार से बोलेंगे, देखो तुम्हारे पास में 9 है, क्या नहीं है 13, और तुम्हारे पास में 13 है, क्या नहीं है 9। तो ये बराबर हो गया। लेकिन इसको गुना करने का क्या मतलब हुआ, अगर इसमें गुना हुआ इसका मतलब सभी संख्याओं में गुना होगा। तो यानी यहाँ पर जो 13 है वो 13 मेरे भाई इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, वो 13 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, वो 13 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये जो 13 है 13 से सब में मल्टीप्लाई होगा, और 9 से आपने किया तो 9 से सब में मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो ऊपर वाले रेशियो है ये कैसे कन्वर्ट होगा जरा देखना। तो बोलोगे 13 इंटू 4 गुरुजी 52 हो गया, 13 इंटू 3 हमारा जो है वो 39 हो गया, और 13 इंटू 2 मेरे भाई 26 हो गया। अगर हम 9 से देखें तो 9 इंटू 3 हमारा 27 हो गया, 9 इंटू 4 हमारा 36 हो गया, 9 चक हमारा 54 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है जरा वो देखो। अच्छा इन लोगों का सम हमारा कितना आएगा, तो इन लोगों का सम 13 9 117 आएगा। चाहे इसको जोड़ करके देख लो 117 आना है, या आप इसको जोड़ करके देख लो 117 आना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर अब क्या बोला गया जरा पढ़िए। तो मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया सबसे
अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया है, किसको ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन में ये देखूंगा दिया क्या है, पूछा क्या है। इतने रुपए को सभी लोगों में बांटना था, यानी अगर हम बात करेंगे तो ये जो 702 रुपए है ये किसकी वैल्यू है, तो वो पैसा है जो सभी लोगों में बांटना था, यानी ये मेरे भाई 117 रुपए का मान है, ये टोटल का मान है। और हमें ये पता करना है सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ। बेचारा पहले 52 मिलता था, अब 27, इसको तो लॉस ही हुआ है। इसको 39 मिलता था, 36, इसको लॉस हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है। पहले यहां पर 26 मिलता था, अब इसको 54 मिला है। समझ में आ रहा है बात में, ठीक है। तो इतने के अनुपात में विभाजित करना था, इतने के अनुपात में कर दिया, तो अब इसको प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 28 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस कर दो तो 28 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो कितने का मान बताना है, तो 28 का मान 117 से मेरे भाई यहाँ पर 6 बार में काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 8, 48 का 8, 4 हाथ में 6 दूनी 12 और 4 मेरे भाई 16 यहाँ पे। तो ये हमारा जो है 168 का हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। राम जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। नरेश नहीं, सॉरी, यहाँ पर सबसे लास्ट वाला राम, रमेश और नरेश, तो नरेश जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारे राम हैं, ये हमारे मेरे भाई रमेश हैं यहाँ पर, और ये हमारे नरेश हैं। तो नरेश जी को फायदा हुआ है, और वो भी कितने का, तो 168 का। ध्यान रखिएगा इस बात को, कहीं पर कोई गलती नहीं होना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर ये समझ करके चलिए आप। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या का है। अब ये जो बच्चे हैं ना जो आरपीएफ एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी फायदा है। आप देखो अगला क्वेश्चन हमने आपके लिए आरपीएफ एसआई का लिया हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो हो सकता है वीडियो एक बार में कंप्लीट ना हो, आप इसको 2 बार में पढ़ लेना, आप इसको 3 बार में पढ़ लेना, लेकिन ये जो सवालों का जाखिरा है ना, ये मेरे को बहुत मेहनत लगी है खोज के निकालने में, ठीक है, कि इस माध्यम से हम आपके दिमाग को खोल पाए, ठीक है। आप जो टुच्चे सवाल लगाते हैं, जो लिटिल लिटिल कंसेप्ट में खेलते हैं, ठीक है ना, जो वही नॉर्मल अप्रोच खेलते हैं और फिर सोचते हैं यार 3 साल तैयारी करते हो गया, पापा से पैसे लेते हो गया, खुद खाना बना के रहते मेरे भाई यहाँ पर हो गया, और तब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यही कारण है कि इस लेवल का गणित आप नहीं समझ पाते हैं। हम कोई हाई लेवल नहीं पढ़ा रहे हैं, आप ही का प्रीवियस ईयर है ना, उसी को मेरे भाई शॉर्ट वे में समझा रहे हैं, और आपको करना पड़ेगा। कब तक भागिएगा, आप इस बात को समझिए। कभी ना कभी तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप पढ़िए इस बात को। आइए अब ये वाला सवाल देखिए क्या कहा गया। एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं जो 7, 6 और 8 के अनुपात में हैं। पुराने सिक्कों के मूल्य में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए हैं। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 936 रुपए है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। ये क्वाइन का मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल है जो आप समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए बक्से में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं, तो यहाँ पर हमेशा जो कॉइन वाला क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले मेरे भाई उनका एक वैल्यू लिखना होता है कि वो कितने कितने रुपए के सिक्के हैं। फिर उनकी मेरे भाई संख्या लिखनी होती है। जैसे 1 रुपए के 2 सिक्के, तो ये मिलकर के मेरे भाई यहाँ बनाता है मनी। मनी का मतलब पैसा कितना बनेगा यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे बक्से में मेरे भाई 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के हैं, यानी इसके अंदर में 1 रुपए का सिक्का है, इसके अंदर में मान लो यहाँ पर 5 रुपए का सिक्का है, और इसके अंदर में यहाँ पर 10 रुपए का सिक्का है। और वो किस अनुपात में है, तो बोला गया है बक्से के अंदर में जो सिक्के हैं वो 7, 6 और 8 के अनुपात में है। 7, 6 और 8 के अनुपात में है। तो मैं मानकर चलता हूं मात्र एक ही सिक्का होगा। 1 रुपए के 7 सिक्के कितना बना देगा, 7। 5 इंटू 6 कितना बना देगा, 30। और 10 इंटू 8 कितना बना देगा, 80। अक्सर मेरे भाई सवालों में क्या होता है, सिक्कों की संख्या दी होती है तो पैसा पूछता है, और पैसे की संख्या दिखी होती है सिक्का पूछता है। यही सवाल होता है। आप इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, तो बोला गया यहाँ पर यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत इतने रुपए है, यानी ये कहीं ना कहीं मेरे भाई कीमत है। तो ये जो 936 है ना मेरे भाई यहाँ पर, ये कीमत है। कीमत का मतलब मनी है, मतलब इन तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो इन तीनों को जोड़ने पे 936। 8 और 3 11, 11 और मेरे भाई यहाँ पर 110 में 7 जोड़ो, यानी 117 का मान है। कितने का मान है, तो 117 का मान है। कहने का मतलब अगर ये इतना यूनिट है, इतना यूनिट, इतना, यानी 117 यूनिट, और यही 117 यूनिट का मान मेरे भाई दिया गया है कितने रुपए के बराबर है, यानी ये जो पैसा है ये 117 का मान है। और हमसे बोला गया 5 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। तो मेरे भाई इतने यूनिट का मान दिया, इतने का मान पूछा, अगर हम इसे काटेंगे तो 8 बार में कटेगा। 8 इंटू 6 हमारा 48 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है, बात खत्म, ऑप्शन नंबर 1।
आप इस बात को समझिए, सिलेक्शन की जो अहमियत होती है मेरे भाई वो बहुत बड़ी होती है। हम जानते हैं जब हमारा पहला गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकला था, ठीक है, ऐसे तो हमने 5 गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाले हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, मेरे भाई यहाँ पर आईबी का पेपर हो गया, ठीक है। जब हमारा पहला गवर्नमेंट एग्ज़ाम सीजीएल, जिसके माध्यम से 2019 में हम एक्साइज इंस्पेक्टर लगे हैं, कस्टम्स में लगे हैं, ठीक है, मुंबई जोन है हमारा वहाँ पे। तो मेरे भाई जब हमारी पहली गवर्नमेंट जॉब लगी थी तो वो जो हमने खुशी देखी थी ना पेरेंट्स के चेहरे पे, वो नेक्स्ट लेवल की खुशी थी मेरे भाई। ठीक है, आज भी जो अपने पापा के चेहरों में, मतलब जो उनकी नज़रों में जो खुशी मिली थी, जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा था उस टाइम पर, ठीक है, जो उनके चेहरे पर खुशी थी, जो एकदम खुशी वाले आंसू थे मेरे भाई, आज शायद मैं जितना भी कुछ कमा लूँ ना, उसके आगे हमेशा फीका पड़ जाता है। आप जिस मेहनत को मेरे भाई कर रहे हैं, वो मेहनत आपका रंग नहीं लाया तो क्या फ़ायदा आपकी उस मेहनत का। तो आप थोड़ा बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, आपका पेपर आराम से निकलेगा। जहाँ पर भी है तो आपका बड़ा भाई आपके साथ में खड़ा है, कहीं पर आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। पढ़िए आप अच्छे तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये रेशियो का थोड़ा बढ़िया सवाल है। बोला गया ए बी के घनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमाती है और सी के घन के यहाँ पर जो है विक्रमाती है। बी का मान जो है वो 27 है, सी का मान 2 है, पर ए का मान इतना है। तो ए का मान अगर 9 हुआ तो सी के 2 होने पर बी का मान ज्ञात करिए। थोड़ा हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन जब हम हैं तो कठिन का कुछ भी नहीं है। आप एक एक पॉइंट को समझिए। यहाँ पर इंग्लिश में ही हम आपको समझा देते हैं। ए वेरीज डायरेक्टली एज यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी। अगर हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ए जो होगा वो क्या होगा, तो देखो एक एक शब्द का यहाँ पर कीमत समझो। वेरीज डायरेक्टली का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली का मतलब मेरे भाई ऐसा हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मेरे भाई अगर ये हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस बात को समझिएगा। तो ये हमारा डायरेक्टली है, ठीक है, पहला लाइन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अगला लाइन क्या कहा गया है, अगला लाइन कहा गया है एंड इनवर्सली एज अ क्यूब ऑफ सी। यहाँ पर एंड इनवर्सली क्या हो जाएगा, तो क्यूब ऑफ सी हो जाएगा। यानी अगर हम यहीं ए की बात करें तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहीं ए की मेरे भाई बात करें यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर क्यूब है। और किसका क्यूब है, तो ए सर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब ऊपर में 1 होता है और नीचे जो तुम्हें लिखना है वो लिखो, यानी सी का क्यूब मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया यदि ए का मान 15 है और बी का मान 27 है और सी का मान मेरे भाई 2 है, ठीक है, ये वाला कहानी कि इफ a इज इक्वल टू यहाँ पर 15, अच्छा व्हेन b बराबर इतना एंड c बराबर इतना। जब b का मान 27 होता है, c का मान 2 होता है, तो a का मान 15 होता है। हमने कहा ठहरो जरा, हमें बनाने दो सवाल। अभी तो हमने वो लिखा है जो तुमने दिया है कि a जो है यहाँ पर इसका इसके बराबर है और a इसके बराबर है। जब आप दोनों को मेरे भाई कंपेयर करोगे तो याद करो बचपन में मेरे भाई न्यूटन का लॉ पढ़ते थे, और न्यूटन का लॉ पढ़ते थे तो क्या लिखते थे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। उसके बाद फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरे भाई एक्सेलरेशन। इसीलिए आप जब पढ़ते थे तो आप यहाँ पर बोलते थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। कुछ ऐसा आपका होता था कि हम दोनों को गुना करते थे। बस मेरे भाई यहाँ पर वही काम करना है। ये हमारा a जो है, देखो a को आप ऐसे लिखोगे डायरेक्टली, ऊपर में कौन है, तो ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर रूट b है, ठीक है, और नीचे में कौन है, तो c का क्यूब है। तो लिखो कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली। जब ये वाला चिन्ह हटता है और जब ये बराबर में बदलता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट छोड़ जाता है, वो कांस्टेंट को हम k नाम देंगे। और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो रूट b अपॉन में कितना हो जाएगा, c का क्यूब हो जाएगा। अब इसके अंदर में जब आप ये इक्वेशन आपका सेट हो गया, इसके अंदर में जब आप यहाँ पर a का मान 15, b का मान 27 और c का मान 2 रखोगे तो k का मान निकल करके आएगा। तो आप यहाँ पर देखो a का मान मेरे भाई कितना रखना है, तो a का मान आपको रखना है 15, यहाँ पर बराबर हो जाएगा k। b का रूट करना है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 27। 27 का जब आप रूट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3√3 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद में c का क्यूब करना है, तो यहाँ 2 का क्यूब मेरे भाई कितना हो जाता है, तो यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाता है 8 यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, आप बोलेंगे गुरुजी देखिए 3 से आप काटिए इसको 5 बार में, ठीक है, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये √3 हमारा नीचे आ जाएगा, तो 40/√3 बराबर क्या हो जाएगा, तो k हो जाएगा। यानी इसके अंदर में क्या होता है कि एक बार यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, एक बार इसका a का, b का और c का मान देता है ताकि क्या निकाल पाओ, k निकाल पाओ। अब अगली बार क्या करेगा, अगली बार इन तीनों में से किसी भी 2 लोगों का मान देकर के तीसरे का पूछ लेगा। अब अगली बार यही होगा, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a बराबर इतना है, c बराबर इतना। आप देख लो यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, अब बोलोगे फिर से उसी इक्वेशन को याद करेंगे, किसी और को क्यों करें। अब मेरे भाई a का मान 9 है, c का मान 2 है। अब a की जगह पे कितना रखना है, तो 9 रखना है। मेरे भाई
भाई के जगह पर ये जो आया है इसको रखना है, यानी 40/√3 आया है तो इसको रखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर b की वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ हम √b रखेंगे। ठीक है, और c का क्यूब करना है तो 2 का मेरे भाई क्यूब यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप इसे काटो, ये आपका 5 बार में कटेगा, ये आपका 5 बार में कटेगा मेरे भाई। तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, ये हमारा ऊपर आ जाएगा, यानी 9 × √3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5। और ये किसका मान है, तो √b का मान है। याद रखो मेरे भाई b का मान निकालना है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करोगे 81 और √3 का स्क्वायर करोगे 3। 81 को 3 से गुना करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा 243 और डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर मेरे भाई हो जाएगा 25। यही मान है। कहाँ पर मिल गया तुम्हें, 243/25 ऑप्शन नंबर भी मिल गया। तो सर ये प्रोपोर्शनैलिटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समानुपात का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर कोई से नहीं बना पाता है। ठीक है, ये इसके डायरेक्टली था, ये इसके इन्वर्सली था, बना दिया, इक्वेशन बना, पहले वैल्यू रखी तो के का मान आया। अब के दिया है, ए दिया है, सी दिया है, तो हम यहाँ पर बी जो है वो निकाल लेंगे। समझ गए यहाँ पर। आइए चलिए मेरे भाई अगला सवाल यहाँ देखते हैं, 11 नंबर सवाल। ये भी हमारा कांस्टेबल का है, लेकिन दिमाग का धागा खोल के रख देगा, यकीन मानिए। ठीक है, बहुत फायदा होगा आपको, पढ़िए इस सीरीज को लेकर के। सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर बताइएगा हमसे कि हाँ भैया सिलेक्शन नहीं हुआ हमारा। आप पढ़िए इस क्वेश्चन में मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। बोला गया एक प्रतियोगिता जीतने के लिए, ठीक है, जर्मेलिन को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए। ठीक है, पहले 3 परीक्षाओं में उसके अंक इतने इतने और इतने हैं, तो प्रतियोगिता को जीतने के लिए चौथी परीक्षा में कितने अंक चाहिए। हम आपको इसको 2 मेथड से बताएंगे, बस पेशेंस रखिएगा। पहला एक बेसिक मेथड, दूसरा मेरे भाई एक यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच। तो आप अगर देखेंगे तो बेचारी को 3 पेपर में कितने आ चुके हैं, तो एक में 81 आ चुका है, दूसरे में 77 आ चुका है, तीसरे में 73 आ चुका है, चौथे में कितना लेकर के आएगी x, ताकि पूरे के ऊपर में कितना हो जाएगा, तो पूरे के ऊपर में 80 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो, मैंने कहा ना 2 मेथड बताएंगे, तो ये हमारा मेथड नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद में हम आपको मेथड नंबर 2 बताएंगे यहाँ पर। तो पहले मेथड नंबर 1 में आप देखिए तो आप इससे बेसिक से भी समझ सकते हैं और डेविएशन से भी। आप ऐसे मान करके चलिए कि एक सिनेमा हॉल में आप मूवी देखने गए, और मूवी देखने गए तो मूवी की टिकट का दाम है 80 रुपये। आपके 3 दोस्त वहाँ पर पहुंचे, किसी के पास में 81, किसी के पास में 77, किसी के पास में 73। ठीक है, तो ये फोन करके अगले को बोलते हैं भाई पैसा कम पड़ गया, थोड़ा लेकर के आना। ठीक है, अब बात हुई कितने रुपए कम या कितने रुपए ज्यादा पड़ा, तो जब इससे कंपेयर किया गया तो इसने कहा मेरे पास 1 रुपया ज्यादा है। जब इससे बोला गया तो इसने कहा मेरे पास 3 रुपए कम है। इससे बोला गया तो मेरे पास 7 रुपए कम है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, 7 3 10, 10 में से 1 चला गया, तो यानी 9 रुपए की कमी है। तो ये अगले बंदे को फोन करके क्या बोलेंगे, भैया हम 9 रुपए कम पड़ रहे हैं, तुम 9 रुपया ज्यादा लेकर के आना। ठीक है, यानी अगर यहाँ 9 की कमी है तो इसे 9 ज्यादा लाना पड़ेगा। यानी ये एक्स वाला जो बंदा है वो क्या करेगा, तो एक्स वाला बंदा 80 रुपए तो अपने लिए मूवी देखने के लिए लाएगा ही लाएगा, और 9 रुपए अपने दोस्तों के लिए लाएगा, तो कुल मिलाकर के 89 रुपीज उसे लाना पड़ेगा। तब जाकर के ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अब ये हमारा क्या है, बेसिक है। ठीक है, जहां पर हमने समझा यहाँ पर कि कैसे जो है हम डेविएशन लगाते हैं। लेकिन अगर इस सवाल को हमें बेसिक से ना जाना हो, हमें यहाँ उड़ाना हो, तो क्या होगा। तो आपको एक बात यहाँ पर पता है कि ये जो इसके बाकी 2 लोग हैं ना, ये नालायक दोस्त हैं। जहां भी जाते हैं कम पैसा लेकर के जाते हैं, तुरंत उसको फोन करते हैं तुम पैसा लेकर के आओ। यानी इतना तो मेरे भाई श्योर हो गया कि अगर इन लोगों के चक्कर में मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू हमारी कम आ रही है, तो अगले को 80 से ज्यादा लाना होगा। 80 रुपए तो खुद के लिए लाना होगा, कुछ पैसे इन लोगों के लिए लाने होंगे, यानी उसका मान 80 से ज्यादा होगा। क्या 80 से ये ज्यादा है, नहीं। क्या 80 से ये ज्यादा है, नहीं। क्या ये ज्यादा है, नहीं। तो एक ही ऑप्शन ज्यादा है ना, तो बस टिक करो, बात खत्म। क्यों चेक करना था मेरे भाई, यहाँ पर क्या आया क्या नहीं आया, क्यों देखना था। आपको इतना पता है कि ये सारे मान 80 से कम है, तो डेफिनेटली 80 से ज्यादा होगा, तभी औसत बैलेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। औसत का काम ही है बैलेंस करना चीजों को लेकर के। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 12 हम देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। इस सवाल में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सवाल में मेरे भाई ये बोला गया है कि ए, बी और सी ने 3, 4 और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की है, और व्यापार अवधि के अंत में उन्हें इतने रुपए के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है। उनका जो समय है उसका अनुपात याद करो। तो पार्टनरशिप यानी साझेदारी में अक्सर ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपने जो निवेश किया है वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे देगा, आपका टाइम गायब कर देगा, प्रॉफिट दे देगा, पूछेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सवाल तुम हमसे कैसा भी दो, जवाब हमारा वही होगा। ठीक है,
जिद है तो जिद है, नौकरी है तो है, लेकर रहेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इन लोगों ने जो कैपिटल निवेश किया है वो किस रेशियो में किया है, तो आप बोलेंगे गुरुजी 3 हो गया, फिर 4 हो गया और फिर हमारा 8 हो गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में, देखो टाइम तो कहीं पर भी नहीं दिया है, तो प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2:3 अनुपात कितना मेरे भाई, 5 हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो ये टाइम कहाँ है, आपको पता है कि इसको इसके साथ में गुना करने पर ये आया है, लेकिन ये तो दिया नहीं है। हम शॉर्ट ट्रिक कई बार पढ़ाए हैं, हम यहाँ क्या पढ़ाए हैं, नीचे जो दिया गया उसको एज इट इज छाप दो, 2 है, 3 है, 5 है मेरे भाई, छाप दो। अब इसको क्या करना, अपने ऊपर वाले को छोड़ करके बाकी सभी लोगों से गुना कर दो। इसके ऊपर में 3 है, उसको छोड़ करके 4 और 8 यानी 32 से मेरे भाई गुना कर दो, ये तुम्हारा पहले का टाइम हो जाएगा। ठीक है, समझो मेरी बात को लेकर के, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ है यहाँ पे। जैसे ये 2 है तो 2 लिखो, इसके ऊपर में जो है उसको छोड़ करके 4 × 8 मेरे भाई 32 से गुना कर दो। ठीक है, अगला 3 है तो मेरे भाई 3 लिखो, इसके ऊपर में 4 है, 4 को छोड़ करके ये 3 और 8 यानी 24 से मेरे भाई गुना कर दो। उसी तरीके से यहाँ पर ये 5 है तो 5 लिखो, 5 के ऊपर में ये 8 है, इस 8 को छोड़ करके बाकी 4 × 3 मेरे भाई 12 से गुना कर दो। यही आपका टाइम का रेशियो है। आप अगर काटेंगे तो बड़े प्यार से मेरे भाई यहाँ पर 4 से आप कट्टम कुटाई खेल सकते हैं। जैसे 4 से अगर आप काटें तो 8 बार में जाएगा, 4 से आप काटें 6 बार में, 4 से आप काटें 3 बार में, 2 × 8 मेरे भाई हो जाएगा 16, 3 × 6 हमारा हो जाएगा 18 और 5 × 3 15, 16 18 15 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते थे। ऐसे ही मेरे भाई और भी जो है आप लोगों को बीच में अपने बैच के बारे में ही बता देते हैं। तो देखिए, जैसे आप भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं और एकदम ऐसे ही एकदम प्यार-प्यार से आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, आप अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, शून्य से लेकर के एडवांस लेवल तक की सारी बातें आप समझना चाहते हैं, तो आप हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। इस बैच की बहुत सारी खासियत है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस बैच में पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा रखा है। जैसे अभी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे ही रिकॉर्ड कर करके इसके अंदर में सभी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, जो उतने अपडेटेड हैं जितना अभी की क्लास है आपकी। ठीक है, इसके अंदर में साथ में जब आप एक भी कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना, तो उस टॉपिक के 2 तरह के शीट मिलते हैं, एक क्लासरूम शीट जो हमने पढ़ाया है और एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन जो हम आपको अलग से सॉल्व करने के लिए देते हैं। ठीक है, ताकि मेरे पढ़ाने के बाद में अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जरूरत पड़े तो आप कहाँ से करोगे, तो वो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन से मेरे भाई करोगे। सबसे बड़ी बात अगर हम आपको बताएं तो ये हमारे टॉपर्स का सबसे फेवरेट बैच है। आज अगर आप कोई भी एग्जाम देख लो, उनके जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो सिलेक्शन लिए हैं, जो रैंक लाए हैं, वो मेरे भाई इसी बैच से हैं। उससे अच्छी बात मैं आपको बताऊं तो इस बैच में मेरे भाई जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। मतलब आप एक बार इस बैच को लीजिए और इसकी वैलिडिटी कभी भी खत्म नहीं होगी, चाहे आज 2024 है, 25 है, 26 है, 27 है। और अच्छी बात बताऊं, इस बैच में मेरे भाई टाइम टू टाइम सभी चीज़ें अपडेट होते रहती हैं। कल के दिन अगर आपके सिलेबस में 2-3 नया चैप्टर ऐड हो गया ना, तो इस बैच के अंदर में भी वो नया चैप्टर ऐड होगा। आपका अगर टॉपिक अपडेट हो रहा है तो इसके अंदर भी होगा और उसके लिए 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। तो 699 का ये बैच है। ठीक है, जिसके अंदर में पूरा अरिथमेटिक पूरा एडवांस है। ठीक है, 200 रुपये का मोबाइल रिचार्ज 1 महीने में खत्म हो जाता है। 700 का आपका जो ये बैच है जीवन भर आपका साथ देगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और यहीं से आप उसको एनरोल कर सकते हैं। अगर कहीं पर कोई परेशानी आए तो हमारा इंक्वायरी नंबर है 8506003399। आप इस पर फ़ोन करके भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई आगे के सवालों में बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 देखते हैं। 12 हो चुका है, हम 13 देखते हैं क्या कहा गया है। बोला गया मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल पढ़िए, टाइम स्पीड डिस्टेंस का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, आरपीएफ कांस्टेबल का। क्या कहा गया है जरा पढ़ो। तो मेरे भाई बोला गया 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को 27 सेकंड लगते हैं। यदि उस ट्रेन को उस पुल को पार करने में 92 सेकंड का समय लगा तो उस ट्रेन की लंबाई क्या है। फिर से वही बात, हम आपको बहुत ही शानदार लॉजिक से बताएंगे, जिसको आपने एक्सपेक्ट भी मेरे भाई नहीं किया होगा। आप देखिए यहाँ पर ये पुल है, ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, पुल है। तो ये पुल जो है यहाँ पर, तो बोला गया 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर एक सिग्नल है। ये पुल है और यहाँ पर एक सिग्नल है। इस सिग्नल को मेरे भाई पार करने में ट्रेन को कितना सेकंड लगता है, तो यहाँ पर 27 सेकंड लगता है। कितना लगता है, तो 27। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो ट्रेन है, इसके ऊपर में जो एक सिग्नल है, इसको पार करती है और 27 सेकंड में। तो पुल हमारी कितने की है, तो 650 मीटर की, और जाकर के सिर्फ एक सिग्नल को पार कर रहा है इतने में। ठीक है, यदि उस ट्रेन को उस पुल को पार करने में 92 सेकंड लगता है, अगर सिग्नल को पार करेगा इतने में, और ये ट्रेन अगर पुल को पार करेगा मेरे भाई तो कितने सेकंड में,
तो 92 सेकंड में। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है बोलेगा उस ट्रेन की लंबाई क्या है। काफ़ी सारे लोग मेरे भाई अलग अलग मेथड लगाएंगे, हम आपको स्मार्ट अप्रोच देंगे। सबसे पहली बात, आपको पता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी भी सिग्नल को पार करती है, इसका मतलब वो खुद को पार कर रही है। और जब भी कोई ट्रेन मेरे भाई किसी पुल को पार करती है, इसका मतलब वो अपने आप को और पुल को दोनों को पार करती है। तो अगर ट्रेन की लंबाई हम L1 मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, L1 दूरी को तय करने में ये समय लगा है। L1 L1 दूरी को तय करने में ये समय लगा है। और ये जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम बोलेंगे ये मेरे भाई ट्रेन और जमा यहाँ पर पुल, ये दोनों को पार करने में समय लगेगा। ठीक है, यानी इतना लेंथ पार करने में इतना समय और इतना लेंथ पार करने में मेरे भाई यहाँ पर इतना समय। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पुल की लंबाई आपको पता है 650 मीटर है। आप कैसे करेंगे, आप इसमें से इसको माइनस करिए। तो 92 में से इसको माइनस करेंगे तो 12 से 7 आपका 5, 8 से 2 आपका 6, यानी इतना सेकंड लगेगा। और इतना सेकंड क्या लगेगा, इसमें से इसको माइनस करो, L1 से L1 खत्म, क्या बचेगा L2, यानी L2 नाम के दूरी को पार करने में लग रहा है 65 सेकंड। और ये L2 का मान है कितना, तो L2 का मान देखो, ये हो गया तुम्हारा L1 और ये हो गया तुम्हारा L2, यानी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं L2 का मान 650 मीटर है। तो आप यहाँ पर पता है क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे गुरुजी अब मेरी बात सुनो, देख लो 65 सेकंड में L2 की दूरी तय की जाएगी, तो 27 सेकंड में कितना दूरी तय किया जाएगा, आंसर बता दो। सिंपल सी बात है, 65 सेकंड में इतना, 65 सेकंड में अपने आप का 10 गुना, 65 में अपने आप का 10 गुना, तो 27 में अपने आप का 10 गुना यानी 270, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 270। बात खत्म मेरे भाई, सीधा सीधा ऐसा अप्रोच, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ और नहीं, हमारा वाला तरीका अपनाइए, काम खत्म। अपने आप को पार करने में इतना, दोनों को पार करने में इतना, इसमें से घटा दिए, मतलब सिर्फ L2 को पार करने में लग रहा है इतना, L2 का मतलब पुल को पार करने में इतना, यानी यहाँ पर 65 सेकंड में ये 650 मीटर की दूरी करता अपने आप का 10 गुना, तो 27 सेकंड में 270 की दूरी तय करेगा, तो ट्रेन की लंबाई हमारी 270 है। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा और दिमाग के धागे खुल रहे होंगे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं मेरे भाई, क्या कहा गया, पढ़िए। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 220 मीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 100 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करती है। स्टेशन ए से वे जिस स्थान पर मिले उनकी दूरी कितनी है। इतना प्यारा क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड का, पूछिए मत। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इतना, दो स्टेशन है मेरे भाई ए और बी नाम के, दोनों के बीच की हम दूरी देखते हैं। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो दो स्टेशन ए और बी के बीच की जो दूरी है वो मेरे भाई यहाँ पर 220 मीटर है। कितना है, 220 मीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ए से मेरे भाई बी की ओर कितने की रफ्तार से चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये ए से बी की ओर चल रही है। फिर मेरे भाई बोला गया यहाँ पर एक अन्य ट्रेन बी से ए की ओर 100 की रफ्तार से चलती है। एक अन्य ट्रेन मेरे भाई बी से ए की ओर इतने की रफ्तार से चलती है। ये मेरे भाई इसके बारे में कहा गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोला गया, बोला गया यहाँ पर समझिएगा, दो ए के बीच की दूरी हमने लिख दी, यहाँ पर ए से बी की 80 हो गई और बी से, मतलब यहाँ ये बोला गया आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन बी से मेरे भाई ए की ओर इतने की रफ्तार से चलना शुरू करती है। तो यानी ये वाली ट्रेन है ना आधे घंटे के बाद चल रही है, तो आधे घंटे तक ये ट्रेन यहीं पे रहेगी, आधे घंटे में आगे बढ़ेगी। कितना आगे बढ़ेगी बताना जरा, तो बोलोगे सर सुनो मेरी बात, आधे घंटे तक ये यहाँ पर खड़ी नहीं रहेगी। अगर ये एक घंटे में 80 जा सकती है ना, तो आधे घंटे में तो सर ये 40 किलोमीटर जा चुकी होगी, तो 40 किलोमीटर ये ट्रैवल कर चुकी होगी। तो मेरे भाई 220 किलोमीटर की बीच की दूरी थी इनकी। अब समझना, ये पूरी दूरी मेरे भाई इनके बीच में कितनी थी, तो 220 किलोमीटर की थी। ठीक है, आधे घंटे में पहली वाली ट्रेन जो है वो 40 किलोमीटर तय कर चुकी है। 220 में से 40 मेरे भाई घटा दीजिए, 180 किलोमीटर बचा हुआ है। अब यहाँ पर पहली वाली ट्रेन इस जगह पर विराजमान है। ठीक है, और इस जगह पर विराजमान है तो वो कितने की गति से चल रही है, तो 80 की गति से चल रही है। अब ये वाली ट्रेन मेरे भाई यहाँ पर 80 की गति से चलेगी, ये हमारा 100 की गति से चलेगी, बीच में मेरे भाई कितना है, तो 180 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर दे विल मीट, किस पॉइंट पर यहाँ स्टेशन ए से मेरे भाई कितनी दूर मिलेंगे। ठीक है, पहली बात हम ये टाइम निकाल लें,
कितने देर के बाद यहाँ पर ये मिलेंगे, यहाँ पर कितने देर के बाद ये मिलेंगे। तो आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। इनके बीच में जो दूरी है वो हमारी कितनी है, तो इतनी है। और जब दो ट्रेन आमने सामने से आती है तो उसके स्पीड को जोड़ दिया जाता है। 80 और 100 को जोड़ोगे तो 180। मतलब मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटे के बाद ये मिल जाएंगे, 1 घंटे के बाद मिल जाएंगे। तो अगर ये 1 घंटे के बाद मिलेंगे तो 1 घंटे में मेरे भाई कितना दूरी तय करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो 1 घंटे में या तो ये यहाँ से 80 किलोमीटर आगे जाएगा या वो वहाँ से 100 किलोमीटर आगे आएगा। सिंपल सी बात है। तो 1 घंटे में जो ये मेरे भाई दूरी तय करेगा वो करेगा 80, और 1 घंटे में ये जो दूरी तय करेगा वो करेगा 100। क्वेश्चन में यहाँ पर ए से दूरी बोला गया है या बी से दूरी बोला गया है। स्टेशन ए से जिस स्थान पर मिलते हैं उसकी दूरी, यहाँ पर इस पर मिले हैं, दूरी कितनी होगी। तो बोलोगे सर ये वाला दूरी हमारा 40 है और ये वाला दूरी हमारा 80 है। 8 और 4 12, यानी कितने पर मिलेंगे, तो 120 पर मिलेंगे। सीधी सी बात खत्म। या ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ से 100 किलोमीटर के बाद में मिल रहे हैं, 220 में से 100 निकाल दीजिए तो 120 बचेगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को। थोड़ी मुस्कुराहट मेरी इसीलिए निकल रही है क्योंकि बहुत बच्चों को लग रहा होगा कठिन सवाल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, आप नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा बताइए। बहुत आसान आसान सवाल है, यकीन मानिए। बस आपने थोड़ी पढ़ाई छोड़ रखी है ना, फोन पे थोड़ा ज़्यादा बात करते हो, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया वो थोड़ा ज़्यादा याद रखते हो। बस यही वाली कहानी जो है थोड़ा डिस्टर्ब कर चुका है मामला। तो बड़े भाई होने के नाते कान पकड़ के हमको थोड़ा आपको सही ट्रैक पे लेके आना है। इसी वजह से हम आपको ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि थोड़ा सही समय पर दिमाग थोड़ा खुल जाए और आप सही ट्रैक पर आ जाए। आ जाओ पढ़ो क्वेश्चन नंबर 15। शांत पानी में एक आदमी की जो गति है ना वो 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे धारा के अनुकूल दिशा में नाव चलाने में जितना समय लगता है उससे 3 गुना अधिक समय धारा के प्रतिकूल लगता है। धारा का वेग क्या होगा। हल्का सवाल। अरे आप एक बात बताओ भैया, दो तरीके के हैं। धारा की दिशा में जाओ तो वो अलग है और धारा के विपरीत आओ तो अलग है। दिशा में जाते हैं तो उसे हम डाउन बोलते हैं और विपरीत आते हैं तो इंग्लिश में अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि उसे धारा के अनुकूल दिशा में चलाते वक्त जितना समय लगा उसका 3 गुना अधिक जो है प्रतिकूल लगा। ये अनुकूल होता है, ये प्रतिकूल होता है। तो समय की बात करें तो यहाँ अगर 1 घंटा लगा तो इसका मेरे भाई यहाँ 3 घंटा लगा। जैसा कि आपको पता है कि जब दूरी समान होती है तो समय का उल्टा मेरे भाई जो है वो यहाँ पर क्या होता है, तो चाल होता है। यानी टाइम का उल्टा क्या होता है, तो टाइम का उल्टा मेरे भाई कहीं ना कहीं स्पीड होता है। तो अगर हम टाइम का उल्टा मेरे भाई देखेंगे तो स्पीड होगा। स्पीड का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे गुरुजी स्पीड का रेशियो हमारा 3 और 1 होगा। अब अगर हम बात करते हैं, याद रखिए जब आपको मेरे भाई यहाँ पर नाव की स्पीड निकालनी है जिसे हम एक्स बोलेंगे, तो नाव की स्पीड निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। 3 यूनिट और 1 यूनिट, 4 यूनिट। 4 यूनिट का आधा कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए धारा की रफ्तार निकालना चाहते हैं तो धारा की रफ्तार निकालने के लिए घटा करके आधा करते हैं। 3 में से 1 घटा दीजिए 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। आप मेरे भाई सवाल में देखिए किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। तो कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ मैन इन स्टील वाटर, मेरे भाई यहाँ पर वो इंसान यानी नाव का रफ्तार दिया गया है। नाव कह लो, आदमी कह लो, बात एक ही है। यानी ये 28/3 जो है ना मुन्ना, ये 28/3 जो है ये किसका मान है, एक्स का मान है। मतलब यहाँ पर ये 2 का मान है। और आपसे किसका पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यानी यहाँ पर 1 का मान पूछा गया है। तो 2 का मान दे करके 1 का मान पूछा, काट लो ना भाई। तो कटेगा तुम्हारा 14/3, यानी सही उत्तर कितना होगा, तो 14/3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, डी फॉर हमारा ग्रुप डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलिए नाव और धारा के ऊपर में एक और सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पूछिए। आरपीएफएसआई का आपका ये सवाल आया, पेपर में पूछा गया। कहा गया एक नाव चलाने वाले व्यक्ति को नदी के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। रुके हुए पानी में रोवर की गति हमारी क्या होगी। यानी अगर एक तरीके से बात करें तो उसको 8 घंटा लग रहा है मेरे भाई, कहाँ जाने में, तो इतना अप जाने में। तो वही बात है मेरे भाई, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, जब आप अप जाते हैं तो आपकी जो स्पीड होती है वो x माइनस वाई होती है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपका इतना होगा, टाइम आपका इतना होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप जोड़ेंगे तो मेरे भाई काटेंगे 7.5 बार में आपका ये कटेगा।
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी कहानी क्या है, तो अगली कहानी की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो बोला गया इट टेक्स 5 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। उतनी ही दूरी को डाउन करने में 5 घंटा लग गया। तो अगर हम बात करेंगे तो डाउन की जो स्पीड होती है वो इतनी होती है, और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में मेरे भाई टाइम होता है, यानी ये हमारा हो जाएगा कहीं ना कहीं 12। अब क्वेश्चन में यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछी गई है, स्पीड ऑफ रोअर इन द स्टैग्नेंट वाटर, मतलब जो नाविक है उसका रफ्तार कितना होगा, यानी एक्स का मान कितना होगा। आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर अभी मैंने कहा था इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो तो एक्स का मान निकल जाएगा, और दोनों को घटा करके आधा कर दो तो वाई का मान। एक्स निकालना है, दोनों को जोड़ करके आधा, 12 और 7 मेरे भाई 19.5 का मेरे भाई आधा करना पड़ेगा। और इसका जब आधा करोगे, 2 से काटोगे, 2 नवा 18, उसके बाद में 15 हो गया, 2 का 7 गुना 14, 2 पचे 10, 9.75 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं चाय पीने चलते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखिए, 17 सवाल, कितना प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। बोला गया इनमें से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। याद रखना जीवन में जितनी भी आपने परफेक्ट स्क्वायर देखी होगी, जैसे आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी है, 9 भी है, 16 भी है, 25 भी है, 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36 भी है, 7 का स्क्वायर 49 भी है। तो इनका जो यूनिट डिजिट होता है, ये जो यूनिट डिजिट होता है ना, इनके यूनिट डिजिट पे कभी भी ना 2 आता है मेरे भाई, ना 3 आता है, ना 7 आता है, और ना 8 आता है। तो दुनिया के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके इक्याइक अंक कभी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। इसके इक्याइक अंक 8 है तो कभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसके इक्याइक अंक 2 है तो ये नहीं हो सकता। 7 है तो कभी ये नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरे भाई करेक्ट आंसर है। ये एक लॉलीपॉप क्वेश्चन मान सकते हैं, लेकिन वो भी लॉलीपॉप तब है जब कंसेप्ट नहीं पता है। ठीक है, कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट नहीं पता तो ये भी खत्म है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक लॉलीपॉप सवाल है भैया। कहा गया है मेरे भाई कि समानांतर श्रेणी का औसत ज्ञात करिए जिसका पहला 33 है और अंतिम पद 45 है। भैया सिंपल सी बात है, एवरेज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो पहला पद हमारा 33 है, अगले का पता नहीं, उसके अगले का नहीं पता, उसके अगले का नहीं पता, ऐसे कर करके मेरे भाई यहाँ पर सबसे लास्ट वाला टर्म हमारा 45 है। तो ये बोला गया औसत बताओ। याद रखना मेरे भाई औसत कभी भी जो आता है वो बीच में आता है, और ये जो बीच में जो औसत आता है ना, तो ये जो औसत होता है मेरे भाई ये हमेशा इन दोनों का एवरेज होता है, यानी इनको जोड़ करके आधा करना होता है। तो 33 में 45 को जोड़ करके आधा कर दो मेरे भाई। ठीक है, तो आप यहां बोलोगे सर ये 78 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो औसत कहां पर होगा, तो हमेशा बीच में अलाइंड होगा मेरे भाई। ठीक है, कि दोनों को जोड़ करके क्या करना है, तो आधा करना है। आइए चलिए 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल में मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया है, तो अगर हम इस सवाल की बात करें तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया, ठीक है, दो संख्याओं का HCF 17 है और उनका एलसीएम के अन्य दो कारक 11 19 है, उनमें छोटा कितना होगा। याद रखना मेरे भाई हमेशा एक जो छोटी सी लाइन जो हमने सिखाई है वो क्या है, कि कोई भी दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है, लघुत्तम समावर्तक होता है, वो बराबर होता है मेरे भाई HCF और इंटू एक्स इंटू वाई के। अब ये एक्स और वाई यहाँ पर क्या है, तो एक्स और वाई मेरे भाई यहाँ पर जो है इनको को प्राइम संख्या बोलते हैं, या इनको कारक भी बोलते हैं, इनको रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अगर उस HCF को मेरे भाई x के साथ में गुना कर देंगे तो पहली संख्या मिलेगा, और उस HCF को y के साथ में गुना कर देंगे तो मेरे भाई दूसरी संख्या मिलेगा। याद रखना इस बात को लेकर के। तो अगर हम इस सवाल में देखें तो दो संख्याओं का HCF हमारा कितना है, 17 है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई तो इनका HCF कितना है, तो बोलोगे गुरुजी इनका HCF जो है वो 17 है, और अन्य दो कारक यहाँ पर, ये अन्य दो कारक मेरे भाई 11 और हमारा 19 है। तो सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, दो संख्याओं में छोटा वाला कौन है। छोटा वाला संख्या निकालना है तो HCF को छोटी वाली के साथ गुना करो, बड़ा वाला संख्या निकालना है तो HCF को बड़ी वाली के साथ में गुना करो। छोटा वाला निकालना है तो 17 इंटू 11 करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो 17 इंटू 11 मेरे भाई, यानी हो जाएगा 7 फिर 8 और फिर 1, 187। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए मेरे भाई, तो अब तक आपने सारे सवाल कर लिए और उम्मीद करते हैं आपको मजा भी आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम आपको 20 दिखाते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के 2019 में ये सवाल पूछा गया था, और आजकल भी ऐसे सवाल आपके नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। इस सवाल में क्या बोला गया कि वह अधिकतम संख्या क्या होगी जो 852, 1065 और 1491 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर
विच कैन कंप्लीटली डिवाइड दीज थ्री नंबर। अब नंबर सिस्टम में यार ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये किस टॉपिक का है, तो ये एचसीएफ और एलसीएम का है। जब भी ऐसा बोला जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी लोगों को मेरे भाई यहाँ पर डिवाइड कर दे, या बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी लोगों को डिवाइड करने के बाद में एक कॉमन आर नाम का रिमाइंडर दे, तो उस संख्या को निकालने के लिए हमेशा इनका एचसीएफ लेना होता है। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या वही हो सकती है जो तीनों को काट पाए, और यहाँ पर जो तीनों को काटे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एच, सी और एफ बोलेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मेरे भाई एक बात बताओ, इन तीनों का एचसीएफ निकालना होगा तो क्या आप बेसिक से जाओगे? आपके पास में इतना फुर्सत है? तो आप बोलोगे नहीं गुरुजी इतना फुर्सत नहीं है। तो भाई जब इतना फुर्सत नहीं है तो क्या करोगे? अब दो तरीके बच जाते हैं, या तो कोई एक ऑप्शन उठाओ और जिससे चेक करो कि क्या ये सारे संख्याओं को काट रहा है, एक तो ये तरीका हो जाएगा। उसके लिए आपका कैलकुलेशन का फास्ट होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने ऑप्शन नंबर ए उठा लिया 213, 213 से अगर हम देखें तो 200 का 4 गुना 813 का 4 गुना 52, तो ये इसको काट रहा है। अगर हम इसका देखें तो 200 का 5 गुना 1000, 13 का 5 गुना 65 इसको काट रहा है। 200 का 7 गुना 1400, 13 का 7 गुना 91 काट रहा है, ये आंसर हो जाएगा। तो एक तो बाई ऑप्शन जा सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हर किसी को विभाजित कर दे। अब बोलोगे गुरुजी और भी तो देख लीजिए, अरे 213 के आसपास में मेरे भाई कोई भी नहीं है, 217 तो हो ही नहीं सकता। बाकी अगर आपको फिर भी बाई मेथड जाना है, आप यहाँ पर क्या करिए, तो इनका मेरे भाई यहाँ पर आप डिफरेंस लीजिए। इनका डिफरेंस मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 426 हो जाए, सॉरी 213 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों का मेरे भाई आप डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस आपका कितना होने वाला है, तो 426 होने वाला है। तो कभी भी अगर बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता है, इनका डिफरेंस भी लेते हैं, फिर इनका डिफरेंस लेते हैं, और इनके डिफरेंस का भी डिफरेंस लेते हैं, रीजनिंग वाला कंसेप्ट लगाते हैं सीरीज पकड़ने में। अब जो यहाँ पर आ जाता है आप उससे चेक करके देख लीजिए कि क्या मेरे भाई यहाँ पर इनके डिफरेंसेस को ये डिवाइड कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो यही हमारा एचसीएफ होगा और ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। अब ये सवाल आपका हो गया एलसीएम का। एक क्वेश्चन मैंने आपको एचसीएफ का दिया है, एक क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर हम आपको एलसीएम का देंगे। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, जरा पढ़िए। कहा गया कि 5 घंटियां पहले एक साथ बजना शुरू करती हैं, फिर वो 6 सेकंड, 5 सेकंड, 7 और 8 और 10 के अंतरालों पर बजती हैं। कितने अंतरालों के बाद में एक साथ बजेंगे? अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि एक चौराहा है, वहां पर 3 तरह की रेड लाइट है। पहली वाली बत्ती जो है वो 10 सेकंड में लाल होती है, दूसरी वाली बत्ती 15 सेकंड में लाल होती है, तीसरी वाली बत्ती 20 सेकंड में लाल होती है। बोला जाता है कितने टाइम पर सारे के सारे एक साथ लाल हो जाएंगे, वो बताओ, ठीक है। या फिर एक वो भी क्वेश्चन होता है कि एक इंसान जो है एक पूरे के पूरे सर्कल में मेरे भाई जो गोला है उसका एक चक्कर लगाता है 10 सेकंड में, दूसरा लगाता है 12 में, तीसरा लगाता है 15 में। तो कौन सा ऐसा समय आएगा जब तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे? तो जब लोग अलग अलग मल्टीपल में भाग रहे हों, कोई 10 के मल्टीपल में भागेगा, कोई 12 के मल्टीपल में भागेगा, कोई 15 के मल्टीपल में भागेगा, तो ऐसे जितने भी सवाल होते हैं उनमें उनको एक कॉमन मल्टीपल पे लेकर के आना होता है, और वो छोटा से छोटा मल्टीपल हो, यानी उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने क्या कहा था कि इस सीरीज का शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे सिर्फ टफ क्वेश्चंस कराने हैं, मुझे हर क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करवाना है। तो अगर मान लो कोई बत्ती इतने देर में हो रही है, इतने देर में, इतने देर में, इतने देर में और इतने देर में, तो एक ऐसी संख्या होगी जो सभी का मल्टीपल होगी। यानी हमें क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। और किस किस का एलसीएम निकालना है, तो बोलेंगे गुरुजी 6 का, 5 का, 7 का, 8 का और 10 का, यहाँ पे इन सब का एलसीएम होगा। अब सबसे पहली बात बताएं, 5 और 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो तो मेरे भाई 10 हो जाएगा। 6 और 8 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 7 हो जाएगा। अब अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लें मेरे भाई, ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए, तो 10 और 24 का अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमारा 120 हो जाएगा, ठीक है ना। कि 120 ऐसी संख्या होगी जो 10 से भी कट जाएगी, 24 से भी कट जाएगी। और 120 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि प्राइम नंबर है, तो 840। यानी 840 सेकंड जो हो गया ना, ये मेरे भाई तीनों का मल्टीपल हो गया। कि जब 840 सेकंड होगा तब ये भी इसको काटेगा, ये भी इसको काटेगा, ये भी इसको काटेगा, ये भी इसको काटेगा, ये भी इसको काटेगा। लेकिन हमारे आंसर तो मिनट में दिए गए हैं, तो क्या सेकंड को आपको मिनट में कन्वर्ट करना नहीं आता है, बताइए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी 840 को आप 60 से भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, और 6 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 14 बार में ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो एक एक क्वेश्चंस के माध्यम से आप कंसेप्ट को याद रखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। आइए चलिए सर्च इंडिसेस का एक सवाल आपके सामने, जो कि आरपीएफ के पेपर में 2019 में पूछा गया था।
और ऐसे क्वेश्चन आज के समय आपके पेपर में आते हैं। अब इस सवाल को देखिए क्या बोला गया, कहा गया x नाम की संख्या अगर इतनी है तो बताओ x का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना। आप यहाँ पर देखिए तो x को लिखिए, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 0.3, और जो संख्या रिपीट हो रही है कौन है, 4 रिपीट हो रही है, तो 4 लिख करके उसके ऊपर में छत लगा देना है, टोपी पहना देना है उसको, बोलना है यहाँ पर तुम ठहरो जरा, तुम बहुत बार रिपीट हो रहे हो, तुम टोपी पहन के बैठो यहाँ पर। अब इस केस में इनका आंसर हम कैसे देंगे, तो इसका आंसर देने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आंसर देने के लिए हम यहाँ बोलेंगे पूरी की पूरी संख्या 34 है, उसको आप लिख दीजिए, उसमें से माइनस करिए उसको जिसके ऊपर में कोई भी सपोर्ट या सहारा नहीं है। इसके ऊपर में 3 के ऊपर में कोई भी सपोर्ट या सहारा नहीं है तो वो माइनस हो जाएगा, जिसके ऊपर में सहारा नहीं होता है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिसके ऊपर में छत है उसके लिए 9 लिखते हैं, और जिसके ऊपर में छत नहीं है उसके लिए 0 लिखते हैं। 34 में से 3 चला गया तो 31/90, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर मान लीजिए कल के दिन मुझे 0.067 मिल जाए और इसके ऊपर में बार हो, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, पूरी संख्या को एक साथ लिखना है, उसके बाद में जिसके ऊपर में छत नहीं है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। जिसके ऊपर में छत है उसके लिए 9, और जिसके ऊपर में नहीं है उसके लिए 0, यानी ये हो जाएगा 61/90। आइए एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लीजिए कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर 254 हो जाए, इन दोनों के ऊपर में छत है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये पूरा का पूरा 254 हो गया, इसमें से आप उसको माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर में छत नहीं है, ठीक है। छत वालों के लिए 9 और 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 9, और बिना छत वाले के लिए 0। 254 में से 200 मतलब 2 घटा दो, 252 हो जाएगा, और ये हमारा 990 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये रेकरिंग वाले सवालों को हम यहाँ पर बनाते हैं। क्लियर है। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का है। जरा इस सवाल को आप देखिए क्या कहा गया है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को लेकर के, तो ये भी क्वेश्चन आपका आरपीएफ का ही है, क्योंकि 2019 में आपका पेपर हुआ था, उसके बाद से यूं लगभग समझ लीजिए पेपर हुआ ही नहीं। तो जो हमारे पास में क्वेश्चंस अवेलेबल थे हमने उसी में से आपके लिए जो है टॉप निकाला है, और जहां जहां पर सवाल नहीं मिले वहां हमने खुद बनाया है कि हर एक क्वेश्चन के माध्यम से एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो और कॉन्फिडेंस आपका बढ़े, आरपीएफ कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन हो। ध्यान रखिए। अब इस सवाल की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमारे सामने मेरे भाई पूरा ऐसा डेटा दिया गया है। अब ये जो सवाल बनता है ना, ये सवाल हमारा बॉडमास के नियम से बनता है, जहां पर हम पहले किसको प्राथमिकता देते हैं, तो सबसे पहले हम जो प्राथमिकता देते हैं वो ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, और फिर सब्ट्रैक्शन को मेरे भाई। अब ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले जो प्राथमिकता देंगे वो छोटे वाले को देंगे, उसके बाद में इसको देंगे मेरे भाई, और उसके बाद में लास्ट वाले में हम इसको प्राथमिकता देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को प्राथमिकता देनी है, तो सबसे पहले इसके अंदर को मेरे भाई सॉल्व करो यहाँ पर, और अंदर में सॉल्व करते वक्त में पहले डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ पर जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 100 को डिवाइड करो 2 से, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 50 हो जाएगा, यानी ये काम करने पे कितना आने वाला है, तो 50 आने वाला है। कितना आने वाला है, तो 50 आने वाला है। 65 माइनस 50 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 15। कितना हो जाएगा 15। फिर से रिपीट करता हूँ, 100 को 2 से भाग करोगे 50, 65 में से 50 घटा दोगे 15। तो क्या हम यहाँ पर ये पूरी की पूरी संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या को काट के इसके जगह पे हम 15 नहीं लिख सकते हैं, बताइए। तो आप बोलेंगे जी हाँ गुरुजी लिख सकते हैं। देखिए अभी हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर ही पूरी संख्या की जगह कितना लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए। अब जैसे ये ब्रैकेट है ना, तो इस ब्रैकेट के बाहर डिवाइड लगा हुआ है, जो कि मेरे भाई कर रहा है किससे, 15 से। तो अगर हम यहाँ देखें तो 15 डिवाइडेड बाई 15, 15 को 15 से भाग करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो बाकी सवाल को देखो, यहाँ लिखो 120 माइनस हो जाएगा हमारा 100 मेरे भाई, फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है 81, और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई डिवाइड, कितना हो गया, तो 9 हो गया, माइनस का चिन्ह है, और माइनस का चिन्ह है 15 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ पर 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 इसे कितनी बार में काटेगा, 9 बार में। तो यहाँ पर मेरे भाई लिख लो आप 9। कहने का मतलब जैसे 9 इसे मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में काटेगा, 9 बार में काटेगा, और 15 इसे कितनी बार में काटेगा, 1 बार में काटेगा। तो 9 माइनस 1 मेरे भाई। अब अगर हम यहाँ देखें तो आगे बोलेंगे तो बोलेंगे सर ये 120 हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 100 हो गया, माइनस 9 में से 1 गया तो मेरे भाई 8 आ जाएगा। अगर हम आगे देखते हैं तो 120 में से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 92 को हम घटा देंगे। टोटल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी पर का होना
प्यार है। ये सवाल मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन सही चयन नहीं करने के कारण गलतियां होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ध्यान रखना है, इसको बेशक 2 सेकंड लेट बना लेना, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर गलती मत करना। आया हुआ नंबर मुफ्त में चला जाएगा, इस बात का याद रखना। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो अगला सवाल क्या कहा गया है। अगले सवाल में जब यहाँ बात करें तो ये बोला गया है मेरे भाई कि 3 सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर आर केप्ट टचिंग ईच अदर, द स्ट्रिंग इज टाइटली टाइट अराउंड दीज 3 सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये सवाल मेरे भाई है मेंसुरेशन का, और सीजल का पेपर हो या रेलवे का पेपर हो, हर जगह पर ये पूछा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, तो ऐसा भी बोला जाएगा कि 5 रुपए के आपने 3 सिक्के लिए हैं। क्या किया मेरे भाई, आपने 5 रुपए के 3 सिक्के लिए हैं। एक ये आपका सिक्का हो गया, उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई ये दूसरा सिक्का हो गया, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर ये आपका तीसरा सिक्का हो गया, और तीनों सिक्कों को ऐसे आपने जो है वो चिपका लिया है, और एक धागा लेकर के आपने मेरे भाई जो है यहाँ पर स्ट्रिंग लोगे, रबड़ बैंड लोगे ना, तो रबड़ बैंड देखना मेरे भाई यहाँ पर, रबड़ बैंड जो इसको मतलब बांधेगा वो ऐसे बांधेगा, क्योंकि इसको बांधोगे नहीं तो ये मेरे भाई जो है फैल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है रबड़ बैंड से लेकर के कुछ इस प्रकार से इसको बांधना है। तो अक्सर एग्जाम में ये रबड़ बैंड का मेरे भाई जो है वो लेंथ पूछा जाता है। अब ये रबड़ बैंड का लेंथ निकालना है, कैसे निकालोगे, इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है मेरे पास में, लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे हम आपको वो बता देते हैं। आप ये समझिए, तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये सेंटर होता है और ये सेंटर होता है, जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर है, तो ये पूरा मेरा कितना है, तो ये पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर 2r हो जाएगा। समझ गए। वैसे ही अगर आप इधर गिराओगे और इसके सेंटर से इधर गिराओगे, तो अगर यहाँ पर ये 2r है तो ये भी पूरा कितना होगा, तो ये भी मेरे भाई 2r होगा। वैसे ही अगर इनके सेंटर को जोड़ोगे, ये r और ये r 2r है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये अगर गिराने पर ये 2r, तो ये वाली भी लेंथ मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो हमें ये 2r, ये 2r और ये 2r मिल चुका है। अब उसके बाद हमें और क्या निकालना है, तो उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये कर्व वाला पार्ट निकालना है कि ये कर्व वाला पार्ट हमारा कितना होगा। एक कर्व है हमारे पास में, दूसरा कर्व है हमारे पास में, और ये तीसरा कर्व है हमारे पास में। ये तीनों कर्व का जो है लेंथ निकाल देंगे, तो पूरे रबड़ का मेरे भाई जो लंबाई है वो निकल जाएगा। 2 2 4 2 6 ये निकल चुका है, और ये तीनों कर्व वाले भाग कर निकालना है। अब अगर आप देखोगे तो इसको निकालने के लिए कोण देखो जरा, तो ये आपका क्या बन चुका है, तो एक मेरे भाई यहाँ पर ये रेक्टेंगल बन चुका है, तो ये 90 का कोण होगा, ये भी 90 का कोण होगा। तो 90 और 90 कितना हो गया, 180 हो गया। अब उसके बाद में ये 2r है, ये 2r है और ये 2r है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज होगा तो ये कोण कितना होगा, तो 60 होगा। आपको पता है एक बिंदु पर कुल मिलाकर के 360 डिग्री बनता है। ये 180 बना रहे हैं तो ये भी 180 बनाएंगे, उस 180 में मेरे भाई ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। समझ गए। तो एक सेक्टर का 120, अगला 120 और अगला 120। तो अगर मैं 120 120 120 लेकर के बनाऊंगा, तो जैसे मानो एक टुकड़ा यहाँ पर 120 का बना, अगला टुकड़ा यहाँ पर जो है वो मेरे भाई 120 का बना, और ये अगला टुकड़ा 120 का। 120 120 120 मिलकर के पूरा सर्कल नहीं बना देगा कि नहीं बना देगा, बोलो। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आप पेरीमीटर की जब आप बात करते हैं, तो पेरीमीटर कितना निकल करके आएगा, 2r 2r 2r, यानी ये मेरे भाई हो जाएगा 6r, और प्लस कितना हो जाएगा, 2πr मेरे भाई यहाँ पर। तो अक्सर आप चाहो तो ये बात याद भी कर सकते हो, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हो कि जब भी यहाँ पर 3 लोगों को यहाँ जो है अटैच किया जाए, 3 रबड़ को अटैच किया जाए, तो हम यहाँ पर याद कर सकते हैं 2πr + 6r, 2πr + 6r मेरे भाई आप यहाँ पर डायरेक्ट याद कर सकते हो। कुछ मत करिए, रेडियस की यहाँ पर वैल्यू रखिए। रेडियस आपका 6 है, तो 6 × 2 मेरे भाई हो जाएगा 12 पाई, और 6 × 6 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 36। तो 12 पाई = 36, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं 6 × 6 हमारा 36 हो जाएगा, और ये हमारा 12 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। इसको सर्कल के आधार पर भी फॉर्मूले में बांटा जा सकता है, लेकिन हम आपको अभी उतना नहीं बताएंगे। जनरली आज तक जो केस आया है वो 3 सर्कल का ही आया है, तो 3 सर्कल में 2πr + 6r आपको याद रखना है। 2πr + 6r मेरे भाई, बस याद रखिए, ठीक है। हाँ जी, ये चलिए अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर चलते हैं, और ये भी आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है मेरे भाई। ये पूछा गया, जरा पढ़िए क्या कहा गया। इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अगर लंबाई को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को क्या होना चाहिए ताकि नया आयत का क्षेत्रफल पहले वाले आयत के बराबर में हो। ये भी मेंसुरेशन का आपका सवाल है, और इसमें भी मेरे भाई क्षेत्रफल के ऊपर में बातें
की गई हैं। अगर इस सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ कैसे बना सकते हैं, ज़रा देखिए। क्वेश्चन में ये हमारा पुराना आयत है मेरे भाई, और इसको थोड़ा बहुत चेंज करके जो है एक नया आयत में कन्वर्ट करने की बात की गई है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 एंड ब्रेथ इज 8। ये पुराने वाले का लंबाई था और ये उसका मेरे भाई चौड़ाई था। अब बोला गया अगर हमने लेंथ को मेरे भाई 4 से बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पर 16 कर दिया, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द विड्थ सो दैट एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, ठीक है, मतलब यहाँ पर बराबर होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, इसको x मान लेते हैं। तो इसका एरिया बराबर करना है, तो इसका एरिया कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 12 इंटू 8 है, और यहाँ पर इसका एरिया कितना होगा, तो 16 इंटू एक्स है। मतलब ये नकली सवाल है और कोई दिक्कत नहीं है। 8 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 6 बार में, तो कितना होगा, तो 6 सेंटीमीटर। एक थोड़ा हल्का फुल्का क्वेश्चन हमने यहाँ पे रख दिया आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर में होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई के। तो ये पुराने वाले का क्षेत्रफल, ये नए वाले का क्षेत्रफल, दोनों को हमने बराबर किया, तो वहां पर हमारी वैल्यू निकल करके आ गई। चलिए आइए थोड़ा दिशा निर्देश पढ़ते हैं। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप में डीआई के क्वेश्चंस ना आए, आपके वो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा प्रिपेयर होकर के चलना पड़ेगा। तो आप जरा इस सवाल को देखिए, क्या कहा गया आपके सामने डीआई में। ये हमारा बारग्राफ का एक सवाल है और बोला गया बढ़िया से अध्ययन करिए। जब भी आप बारग्राफ के सवालों को बनाते हैं ना, तो आप मेरे भाई इस बात पर फोकस किया करेंगे तरीके से। यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन में, पढ़िए। स्टडी द फॉलोइंग बारग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि देखो टोटल जो खर्चा है वो 45,000 रुपए का है, ठीक है। टोटल एक्सपेंस हमारा कितने का है, 45,000 का है। और उसको यहाँ पर बताया गया है कि जैसे 15% टी पर खर्च हो रहा है, 13% एफ पर हो रहा है, 12% आई पर हो रहा है, 10% एस पर, इस तरीके से करके। और ये टी किस शब्द को बता रहा है, ट्रांसपोर्ट को, एफ बता रहा है फूड को, आई बता रहा है इन्वेस्टमेंट को, इस तरीके से। मतलब इस पैसे के इतने इतने परसेंट के हिसाब से खर्चा आपको करना है अलग अलग भाग में। तो क्वेश्चन भी लगभग हमारा उसी तरीके से पूछा जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था आरपीएफ कांस्टेबल में, देखिए कहा गया था शैक्षणिक शुल्क में कितनी और राशि जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह किराया और घर खर्च को मिला करके इन पर किए गए व्यय की राशि के बराबर हो। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हाउ मच मोर अमाउंट शुड बी एडेड टू द एजुकेशनल फीस, हमें यहाँ पर एजुकेशनल फीस में कितना हम और जोड़ दें ताकि ये किसके बराबर हो जाए, तो इट बिकम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड हाउस एक्सपेंसेस टुगेदर, यानी ये मेरे भाई रेंट के और साथ में घर के मेरे भाई खर्चों के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशनल फीस की अगर हम बात करेंगे, तो वो ई शब्द से डिनोट हो रहा है, उसमें हम कितना और जोड़ दें कि वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर रेंट के बराबर यानी आर, और प्लस हाउस होल्ड एक्सपेंस यानी एच के बराबर में हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, इसमें कितना और जोड़ दें कि इन दोनों के बराबर में हो जाए। तो अगर हम इस x के परसेंट की बात करेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके e को घटा दो मेरे भाई। तो r की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो मेरे भाई r की वैल्यू हमारी 14% है। उसके बाद में h की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर 17% है, ठीक है। और इसमें से क्या घटा देना है, ई को ले जाकर के उधर घटा देना है। ई हमारा कितना है, तो 19% है मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे 17 और 14 31 होता है, 31 में से 19 घटा देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 12% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12%। या ऐसे कह सकते हैं इधर 31% था और ये 19% था, 19 में कितना जोड़ेंगे कि 31 के बराबर यानी 12%। तो यानी जो हमारी संख्या है ना, ये इसका 12% निकालना है। अब इसका 12% निकालना है तो आप यहाँ पर कैसे निकालोगे, तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी ये देखिए 45,000 है और 45,000 का 12% कैसे निकलता है, तो इसका 12% यानी 12/100 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई हो जाएगा 0। 12 का 5 गुना 60 का 0, 6 पास में आपके, और 12 चौके 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। अब ये तो था भैया बेसिक से जाना और इस सवाल को बनाना कि इसका इतना परसेंट है तो कितना और आ जाएगा कि इसकी वैल्यू होगी। अब मैं अगर कहूँ कि अगर आप इस सवाल को 1 सेकंड में बना लेंगे तो आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जरा आप उस पर फोकस करिए। अगर मैं इस सवाल को यहाँ पर बोलूँ तो सुनो मेरे भाई, मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगा, आप समझना मेरी बात को लेकर के। जैसे आप इन दोनों को एक बार देखो तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप बोलोगे आर और एच को जोड़िए सर। जैसे आर 14 हो गया, एच आपका इतना हो गया, 14 और 17 हमारा कितना आ रहा है, 31% आ रहा है। अगर हम बात करते हैं ई को लेकर के, ई हमारा 19% है। तो मैं आपसे यही बात बोल रहा हूँ कि 19 में कितना जोड़ोगे कि 31 आएगा, 12%। 12 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर है,
12 हमारा क्या है, तो एक इंटीजर है। तो अगर हम यहाँ पर 45,000 को मेरे भाई यहाँ पर किसी भी परसेंट, या 45,000 का अगर हम x% भी निकालते हैं, चाहे x की वैल्यू 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, तो अगर ये 9 का मल्टीपल है तो पूरी संख्या को 9 का मल्टीपल बनाएगा। क्या ये 9 से कटता है? नहीं। क्या ये 9 से कटता है? नहीं। क्या ये 9 से कटता है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। ध्यान रखना इस बात को लेकर के, अगर x का मान यहाँ कुछ भी होता है, इंटीजर होता, डेसिमल होता, कुछ भी होता ना, ये 45,000 के अंदर में अगर 9 मौजूद है तो सही ऑप्शन में 9। तो 1 सेकंड में आंसर देते हैं, बोलते सर 45,000 का ही तो कुछ परसेंट आपको निकालना है, और 45,000 का कुछ भी परसेंट आप निकालेंगे तो अगर इसके अंदर में 9 मौजूद है तो जो करेक्ट आंसर आएगा उसमें भी 9 मौजूद होगा, और बिना देखे बिना सॉल्व किए आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते थे। तो आइए भैया मेरे भाई, इतने सारे तो डीआई के सवाल आप लगा चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 को जरा देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 27 में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है कि निम्न लाइन ग्राफ में 2001 से 2006 तक की 6 साल की अवधि के बीच में होने वाली परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों की प्रतिशतता की जानकारी दी गई है। ठीक है, मतलब एक तरीके से टोटल अभ्यर्थी के बारे में बताया गया है और सफल हुए अभ्यर्थी के बारे में। पहले अगर आप इसमें डेटा में देखो तो आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो कि टोटल वाला कहाँ पर है, सफल वाला कहाँ पर है। भाई साहब टोटल कंफ्यूजन है। आप यहाँ पर पढ़िए, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों की और सफल अभ्यर्थियों की, कहाँ पर कोई डेटा दिया है। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है क्वेश्चन में कोई हो। तो क्वेश्चन में मेरे भाई जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो हमसे क्या पूछा गया, जरा आप क्वेश्चन को देखिए। आप यहाँ पर इस चीज को हटाइए, आप जरा सवाल को देखिए मेरे भाई। सवाल में क्या कहा गया, तो बोला गया यहाँ पर यदि 2003 और 5 में शामिल हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या इतनी है, ये शामिल होने वालों की संख्या है, तो इन वर्षों में सफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। अब एक बात बताओ, ये जो लाइन दिया गया ये किसका डेटा बता रहा है, और ये जो लाइन दिया गया किसका बता रहा है। दोनों तो सेम ही है, 52 52, 66 66, 77 77। मतलब यहाँ पर डेटा को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। जीवन में हमेशा ये लेकर के मत चलना, नहीं डेटा दिया है तो आंसर तो आएगा ही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे लोग जबरदस्ती का अपना दिमाग खराब करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान रखेंगे, नहीं आंसर, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ स्किपिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तरीका है, ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए क्या बोला गया है। निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए। अच्छा, बाद में अध्ययन करिएगा, पहले वीडियो को लाइक करिए। आप लोग पढ़ने में इतना मेरे भाई मशगूल हो जाते हैं ना कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। आप सोचिए कितनी मेहनत लगती है, 3 3 4 4 घंटे मुझे कंटेंट को बनाने में, फिर उस कंटेंट को आकर के रिकॉर्ड करने में आप लोगों के लिए। तो यार इतना आप लोगों से एक भाई के नाते हक से बोलते हैं कि उस वीडियो को हर जगह पे शेयर किया करो, उस वीडियो को हर जगह मेरे भाई पहुंचाओ। ये मेरे एक हक से आप लोगों का कहना है, तो शेयर करिए हर जगह। आइए सवाल में क्या कहा गया, पढ़िए। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 0 10 20 30 ऐसे करके ये पूरा का पूरा है। C1 C2 C3 C4 C5 ये पूरा है। अब ये क्या है वो जरा हम यहाँ पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 में मेरे भाई पढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया, पढ़िए। मात्र 2 सवाल और बचे हैं, 28 29 30, फिर छुट्टी आप लोगों की। क्वेश्चन में ये बोला गया, एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्ष 2010 और 11 में हुई पुस्तकों की बिक्री है। 5 शाखा है, C1 C2 C3 C4 C5, और ये 2 अलग अलग वर्ष की बात है। पीला वाला 2010 और ये 2011 है। क्वेश्चन में यहां बोला गया है 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत ज्ञात करिए। 10 का मतलब पीला वाला, यानी सारे पीले वाले का औसत बताना है। यानी हमें क्या करना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 46 हो गया, 68 हो गया, 78 हो गया, 57 हो गया और 91 हो गया। सबका मेरे भाई औसत बताना है। औसत का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ करके भाग कर देना। तो 1 और 7 8 8 16 16 और 8 24 24 और 6 हमारा 30 का 0 पास में 3 9 हो गया, 5 14 हो गया, 14 और 6 20 20 7 27 27 और 4 31 और 3 हमारा 34 हो जाएगा। और कितने लोगों में बांट देंगे, 1 2 3 4 5, तो मेरे भाई 5 लोगों में, 6 बार में और 8 बार में 68 हमारा सीधा सीधा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, सिंपल साधारण सा ये क्वेश्चन था जिससे आप लोग आसानी से बना सकते थे। सारे सवाल मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों की रेलवे गणित वाली किताब में दी गई है, और रेलवे गणित अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है। ये रेलवे गणित की जो हमारी किताब है ना मेरे भाई, जिसको हम लोगों ने आप लोगों के लिए निकाला है, इस अकेली किताब में मेरे भाई हमने आप लोगों के लिए सब कुछ जो है वो बता रखा है। आप इस किताब को देखिए। आप अगर रेलवे की किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या कोई भी परीक्षा हो ना दोस्त, आप अकेली अपनी इस किताब को अपने पास में रखिए। ये किताब आपकी नैया पार कराएगी। पढ़िए कहीं से, प्रैक्टिस यहीं से होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए। जो बेहतरीन
तरीके से सॉल्यूशंस है, जो बेहतरीन तरीके से सवाल है, इसी तरीके से बहुत प्यार से कंपाइल किया है और इसकी इंग्लिश माध्यम, हिंदी माध्यम सब अवेलेबल है मार्केट में। अगर हम बात करें तो इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा कम है, इतनी मोटी किताब और मात्र 260 रुपये के अंदर में आपके घर पर आएगी। आज ये फ्लिपकार्ट पे नंबर 1 ट्रेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, इसका क्वालिटी कंटेंट। ये किताब आपके पास में होनी चाहिए अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या बोला गया है। तो बोला गया ए अकेला एक कार्य का इतना भाग 12 दिनों में कर सकता है, ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है और सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिनों कम में कर सकता है। सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है, यदि वे सारे एक साथ मिलकर के कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। मेरे भाई बहुत ही प्यारा सवाल है, आप समझिए इस बात को लेकर के कैसे बनाएंगे आप यहाँ पर। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए कुल मिलाकर के 4 लोगों के बारे में चर्चा की गई है, ए है, बी है, सी है और डी है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर ये ए हो गया, फिर यहाँ पर हमारा बी हो गया, फिर ये हमारा सी हो गया और ये हमारा डी हो गया। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो, 2/5 भाग को 12 दिनों में। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बोलेंगे 2/5 भाग को 12 दिनों में, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 2 भाग को करने में 12 दिन, यानी अपने आप का 6 गुना। तो 5 भाग को करने में कितना दिन, तो 30 दिन। याद रखना है मेरे बात को, 2 भाग को करने में 12 दिन तो 5 भाग को करने में 30 दिन। यानी अगर हम बात करें तो एक इसी कार्य को करने में कितना लेगा, तो मेरे भाई 30 डेज लेगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई, ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए की तुलना में बी की क्षमता ज़्यादा है। यानी अगर हम ए और बी को मेरे भाई यहाँ पर कंपेयर करते हैं उनकी क्षमता को लेकर के, इससे 25% ज़्यादा है। यानी अगर मान लीजिए ये 100 यूनिट काम करेगा तो इससे ये 25 यूनिट ज़्यादा करेगा। यानी अगर हम रेशियो की बात करें तो ये 4 और 5 का रेशियो है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो टाइम क्या होगा इसका उल्टा, यानी यहाँ पर 5 और 4। यानी अगर ये 5 यूनिट समय लेगा तो ये 4 यूनिट समय लेगा। मेरे भाई सवाल में क्या दिया गया है देखो, ए का समय 30 दिया गया है, यानी 5 का मान मेरे भाई कितना है, 30 है, अपने आप का 6 गुना। तो यहाँ 4 का मान मेरे भाई हो जाएगा 24, अपने आप का 6 गुना। तो बी को कितने दिन लगेंगे, तो बी को मेरे भाई 24 दिन लगेंगे। क्षमता दिया गया था, उल्टा कर दिए तो समय आ गया, इसके समय का मान दिया तो इसका समय हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कहा है सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिनों कम में कर सकता है, इससे 12 दिन कम में करेगा, तो 24 से 12 दिन कम यानी कितने दिनों में करेगा, तो 12 दिनों में करेगा। और उसके बाद में यहाँ पर बोला गया कि सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है। अब यहाँ पर सी और डी की मेरे भाई बहस छिड़ेगी, सी और डी की बात छिड़ेगी, इससे ये 25% कम है, यानी अगर इसकी क्षमता 100 है तो 100 में 25 कम यानी 75 हो जाएगा, ये एफिशिएंसी है। अगर हम बात करते हैं तो ये 4 और 3 के अनुपात में है। अगर एफिशिएंसी 4 और 3 के अनुपात में है तो समय 3 और 4 के अनुपात में होगा, बिल्कुल इसकी तरह। अब ये देखो ये सी का जो मान है वो दिया गया है, कितना है, 12, यानी ये अपने आप का 4 गुना हो रहा है, तो ये अपने आप का 4 गुना हो जाएगा 16। तो यानी डी कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, तो 16 दिन। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया यदि वे सारे के सारे एक साथ मिलकर के कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा होगा। ए बी सी डी सब मिलकर के साथ में काम करे कितने दिनों में होगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। सबका यहाँ पर क्या ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए। अगर आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो देखिए 12 16 24 का एलसीएम तो 48 होगा, 48 और 30 का एलसीएम कितना होगा आपका 48 और 30 का एलसीएम आपका कितना होगा, तो 1 6 का 8 गुना, 1 6 का 5 गुना। तो अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 240 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240 मेरे भाई। आप देखोगे तो 30 का ये 8 गुना है, 24 का ये 10 गुना है, 12 का ये 20 गुना है और 16 का मेरे भाई यहाँ पर 16 15 गुना है। अगर हम बात करते हैं सब मिल करके कितने देर में खत्म करेंगे, तो टाइम बराबर मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर ये वर्क और अपॉन में सभी लोगों की क्षमता। तो यहाँ पर बोलेंगे 20 15 35 45 और 8 मेरे भाई 53, 240/53। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। तो एक बहुत ही लाजवाब सवाल यहाँ पर, जहाँ हर एक व्यक्ति का समय निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस क्वेश्चन को आपके सेट में रखने का मात्र एक ही रीजन था कि इस एक अकेले सवाल से पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क हम आपका रिवाइज करवा दें, पूरा दिमाग में हम आपका क्लियर करवा दें। कैसे ए का समय निकाला, कैसे फिर ए और बी को रिलेट करके बी निकाला, फिर कम करके सी निकाला, फिर सी डी को रिलेट करके यहाँ उसको निकाला और सभी लोगों से काम करवाया, तो कैसे करवाया। मजा आ रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 अब देखिए,
29 सवाल तो हम करवाएं ना, तो एक सवाल तो मेरे भाई मेरा आपको देना बनता है। बोलोगे नहीं गुरुजी तो चीटिंग है, सुपर 30 के नाम पर आप 29 करवाएं, बिल्कुल भी नहीं करवाए हैं। इस बात को समझिए। बीच के दौरान में हम आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो मुझे आप लोगों से बस इतना उम्मीद है कि आप आराम से पढ़िए, 2 बार 3 बार मेरे भाई इस वीडियो को पढ़िए, और 2 बार 3 बार वीडियो को देखने के बाद में तब इसका आंसर कहाँ देंगे, तो आंसर इन कमेंट बॉक्स में देंगे। याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर हर एक बच्चे का जो कमेंट है ना वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप लोगों से हम इतना ही बोलेंगे दोस्त यहाँ पर कि आंसर कमेंट बॉक्स में देना है तो देना है। अब आप बोलेंगे सर इस सेशन का हमको प्रिंटेबल पीडीएफ भी चाहिए, बिल्कुल मिलेगा आपको आपका प्रिंटेबल पीडीएफ। मेरे भाई हमारा टेलीग्राम है, और जो हमारा टेलीग्राम है वो हमारा नहीं है, वो आपका है मेरे भाई, ठीक है। आपको इसी टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ मिलेंगी। हम टेलीग्राम यहाँ खोल देते हैं, भारत में सबसे बड़ा टेलीग्राम मेरे भाई यहाँ पर, जिसने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाया। स्पेलिंग है मैथ्स बाई आदित्य रंजन, MATHS बाई आदित्य रंजन। 11,15,706 सब्सक्राइबर जो हैं अभी यहाँ पर है। यही स्पेलिंग आपको टाइप करना है, और इसका डिस्क्रिप्शन भी हम लिंक में डाल देंगे। तो यहीं पर आपको पूरा का पूरा मेरे भाई सारा का सारा जो मटेरियल है वो मिल जाएगा। इस टेलीग्राम की सबसे अच्छी बात बताऊं तो यहाँ जब इसके फाइल्स में आप जाओगे ना, तो आपको यहाँ पर देखिए अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 1045 फाइल है इस टेलीग्राम में। आपको मेरे भाई काफ़ी सारा प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे यहाँ पर, तो काफ़ी सारी किताबों की पीडीएफ हो गई, अलग अलग सब्जेक्ट की हो गई, यहाँ पे मैथ्स के ही काफ़ी सारा कंटेंट हो गया। तो आपको कुछ भी यहाँ पर जो है कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हो गई जो खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस टेलीग्राम में मेरे भाई यहाँ पर हर कुछ का लिंक है। आपको यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, और अभी अपडेट करवा देंगे हमारा क्विज़ का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर हम क्विज़ करवाते हैं, ठीक है। मतलब एक टेलीग्राम है जहां पर क्विज भी होता है अलग अलग प्रतियोगिता एग्जाम को लेकर के, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो सभी चीज़ों को आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप जुड़ गए तो हमारे साथ हर जगह पर आप जुड़ जाएंगे, ये मान करके चलिए। आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप से यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे, जहां पर हम क्विज करवाते हैं आप वहां पर कनेक्ट हो जाएंगे। सब कुछ मेरे भाई ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप, आप यहाँ से भी कनेक्ट हो जाएंगे। समझ गए बात को लेकर के? तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और पूरा से पूरा फायदा उठाइएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो कैसे आई वो आप लोग बताइएगा, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है ना। तो बताइएगा कि क्या आपको जो है पसंद आया, नहीं आया तो वो भी बताइएगा। क्वेश्चंस के लेवल और ऊपर रखने हैं वो बताइएगा, डाउन रखने हैं वो बताइएगा। उस तरीके से हम काम करेंगे। थोड़ा हम फास्ट लेकर के चले आप वो बताइएगा, या थोड़ा स्लो लेकर के चले वो बताइएगा, बट अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ क्लास लेकर के। उम्मीद करते हैं जल्दी आप सिलेक्शन लेकर के यहाँ पर आएँ और मुंह मीठा करें। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।